सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि रैन और उसके साथ वो सारे बैंड के लोग उसी ज्वालामुखी की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे जाते जाते हैं उनकी शाम हो जाती है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी एक बड़े से पत्थर की तरफ देखता है और वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। उस पत्थर में ये लिखा होता है कि कोई भी जीवित चीज यानी कि कोई भी जिंदा चीज वहाँ पे एंटर नहीं कर सकती। तो ये सब देखते हुए वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में कहने लगते हैं क्या हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। तभी जो रैन से कहता है रैन ये सब क्या है और ये सब क्या लिखा है। तो रैन ये सब देखते हुए कहता है मुझे नहीं पता, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये सब नहीं लिखा था। तो रैन की बातें सुनते हुए वहाँ पे दूसरा आदमी रैन से कहता है हे क्या तुम पहले यहाँ पे आए थे? तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आ सकते हो? अगर तुम शिकार के लिए भी निकले होते तो तुम इतनी दूर कैसे आ सकते हो? फिर तुम मुझे बताओ कि तुम वास्तव में कौन हो, क्या तुम अपनी पहचान छुपा रहे हो? तो रैन हंसते हुए से कहता है मैं कुछ बात तुमसे छुपा रहा हूँ और मैं सच में एक ड्रैगन मास्टर हूँ। और ये सब रैन झूठ बोल रहा होता है, जो सुन के उन लोगों का सभी का मुंह लटक जाता है। तभी जो रैन की तरफ गन दिखाते हुए कहता है चलो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में शक हो रहा है, तुम्हें देखने में काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, मुझे तुम्हें समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों थे और क्या तुम ही थे जिसने ये सब लिखा था? तो ये सुनते हुए रैन कहता है नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है और मैंने इस जगह में ये सब नहीं लिखा है, ये जरूर किसी का दूसरे का काम है। मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था और वैसे भी मैं एक छोटे से पत्थर को नहीं हिला पाता, तो मैं यहाँ पे इतने बड़े पत्थर से इसके ऊपर इतना बड़ा अक्षर कैसे लिखूंगा? तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है क्या तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम यहाँ पे क्यों थे? तो चलो बताओ जल्दी। तो ये सुनते हुए रैन कहता है पिछले साल जब मैं शिकार करने के लिए निकला था बहुत सारे भेड़ियों ने मेरा पीछा किया, तो मैं उनसे बचते बचते यहाँ तक आ गया, उन भेड़ियों ने मेरा पीछा किया। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी चिल्लाते हुए उससे कहता है हे तुम तो झूठ बोल रहे हो, एक भेड़ियों के झुंड से मिलने के बाद तुम कैसे बच सकते हो? हाँ वो सभी तो सबको मार डालते हैं लेकिन तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे बताओ कि तुम उस भेड़ियों के झुंड से कैसे बच गए? तो रैन उससे कहता है उस समय मैं उन भेड़ियों का टारगेट नहीं था, यहाँ पे बस इतना हुआ था कि मैं इनके दहशत से जंगल से भाग रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो भेड़िया मेरा पीछा करेंगे और वो मेरा पीछा करते करते काफी ज्यादा दूर आ गए और भागते भागते जब मैं हॉलोइंग कैनियन पर एंटर कर चुका था तब वैसे ही उस सारे भेड़ियों के झुंड वहाँ पर रुक गए थे, पता नहीं कैसे लेकिन मैं वहाँ से बच गया। तो ये सुनते हुए वो सभी बैंड के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो ये सुनते हुए जोश से कहता है तो ये सच में है कि यहाँ पे बहुत सारे भेड़िया है, लेकिन अगर हम लोग एक बार उस जगह में पहुंच जाते हैं तो भेड़िया हमारा पीछा बंद कर देंगे, कैसा है? तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन मैं वहाँ पे 2 दिनों तक छुपा रहा, जब तक वो भेड़िया चले नहीं जाते तब तक मैं वहाँ पे छुपा रहा और जैसे ही वो भेड़िया चले गए मैं यहाँ से बाहर निकला और वैसे भी मैं सच में इस जगह के बारे में अच्छे से नहीं जानता। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है तो क्या तुम सुपर नेचुरल के बारे में जानते हो सकता है कि ये किसी सुपर नेचुरल आदमी ने लिखा होगा। तो ये सुनते हुए जो से कहता है अरे चुप करो, अपनी बकवास बंद करो, ये एक मिलिट्री का सीक्रेट है, तुम्हें ये बताना नहीं चाहिए। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी उससे झगड़ा करने लगता है, उससे कहता है तुम हर समय खुद को लीडर कहते हो लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, तुम ज्यादा समय तक ऑफिसर नहीं बने रहोगे। ये सब सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है इनकी बैंड ये तो आपस में झगड़ा करने लग रही है, लेकिन इनकी बातों से मैं ये सब समझता हूँ कि इनकी यात्रा कुछ उल्टा करने के मकसद से आई है। उनको कोई आवाज सुनाई देती है जहाँ पे से एक बंदा कहता है क्या ये आवाज क्या थी? और ये कहते हुए सभी सोल्जर्स वहाँ पे छिपते छिपते वो पीछे के ट्रक में जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि वहाँ पे उस बंदे की लाश गायब होती है और वहाँ पे एक चूहा मरा हुआ होता है। ये देखते हुए जो काफी ज्यादा हैरान होता है और रैन को बुलाता है और उससे कहता है रैन आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? तो ये देखते हुए रैन कहता है क्या हुआ, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? जो से कहता है जू जियाओ की बॉडी यहाँ से कहाँ चली गई है? और ये सब देखते हुए वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होता है। रैन उससे कहता है मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं जानता कि उसकी लाश यहाँ से कहाँ चली गई। और अपने मन में कहता है एक नॉर्मल अडल्ट आदमी का वजन 70 से 80 किलोग्राम होता है, लेकिन ये आदमी बिना किसी आवाज के यहाँ से कैसे गायब हो सकता है? आखिर क्या हुआ होगा? तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है सर मुझे लगता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजर है, हमें घर चले जाना चाहिए। तो ये सब सुनते हुए जो उन लोगों से कहता है तो ठीक है सभी इकट्ठा हो जाओ और इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो सभी लोगों से कहता है दूसरे जगह में बहुत ही सारे छिपे हुए खतरे थे, लेकिन अब जूजिया के किसी मिस्ट्री तरीके से मौत हो चुकी है और उसकी लाश वो भी गायब हो चुकी है। ये बात हमें कुछ हजम नहीं होती। तो ये सुनते हुए लाओ से कहती है हालांकि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये हम सभी को नहीं मारेगा और वैसे भी इस जगह में छिपे हुए खतरों को ठीक से भाप नहीं सकते और वैसे भी आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हम जल्दी ये मिशन कंप्लीट कर लेंगे और फिर मैं तुम्हें प्राइवेट फोर्स में ट्रांसफर कर दूंगी। तो ये सुनते हुए जो से कहता है मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ, वैसे भी मैं आपके ये डिसीजन से हमेशा से सहमत हूँ, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तो रैन सभी लोगों से कहता है तो ठीक है हमें आजाद यहीं पर ही रुकना चाहिए, हम सभी कल यहाँ से बाहर निकलेंगे। और ये कहते हुए रैन कार के ऊपर चढ़ता है, तभी वो ऊपर देखता है और ऊपर एक भेड़िया होता है जो कि रैन को ही देख रहा होता है। ये देख के रैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है भेड़ियों का झुंड यहाँ पे आ गया है, जल्दी चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोगों को यहाँ से उस कैनियन में जाना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है क्या कैनियन में जाना पड़ेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमें मारना चाहते हो? जल्दी से वहाँ से आगे की तरफ भागते हुए कहता है अगर हम लोग कैनियन में नहीं जानते तो हम सभी मारे जाएंगे। और ये कहते हुए सभी वहाँ से भागने लगते हैं। वो सारे भेड़ियों के जुनून पर हमला
हमला कर देते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक सोल्जर रैन के पीछे पीछे उसके कार के ऊपर चढ़ जाता है कि तभी रैन वहां से कूद जाता है तो वो भेड़िया दूसरे आदमी को खा लेता है। वहाँ पे भगदड़ मची हुई होती है, सारे के सारे खौफ में होते हैं। रैन उस गाड़ी से उतर गया होता है इसलिए वो भाग रहा होता है गाड़ी के पीछे। यांग उसके लिए गाड़ी रोकती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है। तो इसे देखते हुए रैन अपने मन में कहता है यांग जियाओली ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे थी। क्या वो दुश्मन का पता लगाने के लिए गई थी? लेकिन ऐसी जगह में कार भेड़ियों के झुंड से कैसे निकल सकती है? यांग उसके ऊपर बंदूक तानते हुए कहती है जल्दी करो, और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, जल्दी आ जाओ, अंदर आ जाओ। सुनते हुए रैन कहता है आ रहा हूँ मैं, जल्दी आ रहा हूँ। और रैन ये कहते हुए उस कार में घुस जाता है। तभी उनके पीछे बहुत सारे भेड़िए आने लगते हैं। ये सब देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और कुछ ही समय बाद वो सभी लोग उस कैनियर के पार पहुंच जाते हैं। ये सब देखते हुए वो सारे भेड़िए वहाँ पर ही रुक जाते हैं। ये सब देखते हुए वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे? तो ठीक है, हम लोग बच गए। दूसरा बंदा कहता है ऐसे लगता है कि वो गाइड हमसे झूठ नहीं बोला था। रैन उस चूहे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है तो उसे देखते हुए एक बंदा उसे कहता है तुम कमीने, तुम उस चूहे को क्यों पकड़ रहे हो? सुनते हुए रैन उसे कहता है अरे रात हो गई है और तुम क्या कर रहे हो, सुबह भी होने वाली है और हमें भूख भी लगी है, इसलिए हमें खाना तो खाना पड़ेगा ही, तो इसलिए मैं इसे अपने साथ लाया। तो इसे देखते हुए वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा अजीब सा मुंह बनाने लगते हैं। रैन उन लोगों से कहता है हमारा सारा खाना उस पिकअप में ही रह गया है और वो पीछे रह गया है, तो हम लोग क्या करें, हम लोगों को तो ये चूहा ही खाना पड़ेगा। अभी अचानक से यांग चूहे के अंदर अपना चाकू घुसाड़ देती है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा डर जाता है। यांग उससे कहती है ठीक है, मुझे कुछ भी चलेगा खाने के लिए, लेकिन बदले में मैं तुम्हें अपना चाकू उधार में दूंगी। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है उधार, इससे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे अपना चाकू क्यों देना चाहती हो? तभी रैन के ऊपर एक मकड़ी हमला करता है और ये देखते हुए रैन उस मकड़ी को लग झपकते ही काट देता है। और ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो ऊपर की तरफ देखता है कि जहाँ पे बहुत सारी मकड़ियाँ होती है। ये सब देखते हुए रैन कहता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इतनी सारी मकड़ियाँ, आखिर ये चीज क्या है? और उन मकड़ियों के पंख होते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं। तभी रैन के सामने एक नोटिफिकेशन सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे एक मिशन दिया जाता है और वहाँ पे उसे अपने साथ ही साथ 10 लोगों को बचाना होता है। ये सब देखते हुए रैन कहता है क्या मुझे स्किप करना है और बाकी 10 लोगों को भी? ये तो कितना बकवास है, मैं ये सब नहीं करने वाला, पहले मुझे अपनी जान बचानी पड़ेगी। वो मकड़ियाँ उन सभी लोगों पर हमला कर रही होती है और वो मकड़ी एक बंदे को मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पे रैन आ जाता है और उस मकड़ी को मार डालता है। रैन उस बंदे को देखता है, वो बंदा डर के मारे बेहोश हो चुका होता है। तो ये देखते हुए रैन उस बंदे को उठाता है और जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगता है और उसे कहता है हे जल्दी करो, उठ जाओ, तुम्हें ड्राइव करना है। और रैन उस बंदे को लेकर कार पे चले जाता है और उसे कहता है अरे तुम जल्दी जागते क्यों नहीं हो, जल्दी करो और ड्राइव करो। तभी उसके सामने अचानक से फिर से यांग आ जाती है और उसके ऊपर बंदूक टांग देती है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है कि तभी यांग उसके ऊपर बंदूक चला देती है, लेकिन वो गोली सीधा जाके मकड़ी पर लगती है। ये देख के रैन काफी ज्यादा डर जाता है। यांग रैन से कहती है जल्दी करो, कार पे बैठ जाओ और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। रैन उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। सामने बैठा हुआ बंदा उन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी रैन और यांग दोनों ही चिल्लाते हुए ड्राइवर से कहते हैं अरे तुम क्या कर रहे हो, ड्राइविंग स्टार्ट क्यों नहीं करते? ड्राइवर भी काफी ज्यादा डर रहा होता है और फिर कुछ समय बाद वो लोग काफी ज्यादा आगे निकल गए होते हैं। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है आखिरकार हमने इस मॉन्स्टर से छुटकारा पा ही लिया। तो उसे देखते हुए यांग उससे कहती है मैंने देखा था कि तुम ड्राइवर को लेके दौड़ रहे थे, तुम तो काफी अच्छी तरह से स्ट्रांग हो। तो ये सुनते हुए ड्राइवर उससे कहता है तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने मुझे बचाया है? वैसे थैंक यू, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी मर चुका होता। उसके ये थैंक यू कहने की वजह से रैन का और एक ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। वो ड्राइवर उसे बार बार थैंक यू कह रहा होता है कि जिसकी वजह से रैन का और बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। तो ये देखते हुए वो अपने मन में कहता है ये बंदा ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। और फिर रैन उस बंदे से कहता है तो ठीक है चलो और मुझे थैंक यू करो। ये सब देखते हुए यांग उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके से चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रैन काफी ज्यादा अजीब सा बर्ताव करता है। तो उसे देखते हुए यांग उससे कहती है तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो। तो ये देखते हुए रैन उससे कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, वैसे हमें इस कैनियन से बाहर निकलना होगा। और रैन अपने मन में कहता है ये लड़की ये तो हर बार मेरा पता लगा लेती है कि मैं क्या सोचता हूँ, शायद ये काफी ज्यादा अजीब है, मुझे इसके सामने अपना ताकतों का यूज नहीं करना चाहिए, तो मुझे इसके सामने हमेशा चुपचाप रहना पड़ेगा। तब इसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है और उसको रिवॉर्ड के तौर पर 1.0 स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और वो अपने मन में कहता है क्या मेरा मिशन पूरा हो चुका है? मैंने तो एक लोगों को ही बचाया है, लेकिन ये इतने जल्दी पूरा कैसे हो चुका है? शायद हमारे पूरे टीम में 10 लोग बच चुके हैं, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ड्राइवर आगे जाते जाते काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चारों तरफ देखते हैं कि उसके चारों तरफ लाशें पड़ी हुई होती है। ये देखते हुए वो ड्राइवर कहता है मेरे आसपास ये तो काफी सारा लाश है। तो ये देखते हुए रैन उससे कहता है इन सभी लोगों को वो मैन फिस्ट इंसेक्ट ने मारा हुआ होगा, लेकिन ये अजीब बात है कि उन इंसेक्ट के पीछे इंसानों का चेहरा है, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या उन कीड़ों ने इंसानों को खाया होगा? क्या इसलिए ऐसा हुआ होगा? चलो उसे छोड़ो। और फिर वो लोग अपने बाकी के बचे हुए साथियों के पास पहुंच
जाते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि हमारे सिर्फ 11 ही बंदे बचे हैं। तो ये देखते हुए जो कहता है ये तो काफी ज्यादा बुरी बात है कि तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें पहले ही पीछे चले जाना चाहिए था, लेकिन तुम हमारी बात सुनते कहाँ हो। उन्होंने हमारे कितने सारे लोगों को मार डाला है, अब हम लोग सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं। तो ये सुनते हुए जो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि हम लोग पीछे हट जाए? वो भेड़िए अभी भी भूखे होंगे और अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो हम लोग वो भेड़ियों द्वारा या फिर उन कीड़ों द्वारा मारे जाएंगे। मैं आपको भाग्यशाली समझो कि तुम जीवित हो, नहीं तो तुम कब का मारे जाते। वैसे भी हम सब बहुत ही थक गए हैं, तो चलो एक ब्रेक लेते हैं और अभी कोई भी शिकायत नहीं करेगा और अब हम केवल एक साथ रहेंगे और एक साथ काम करेंगे। तभी उसके पास लू आते हुए से कहती है चीफ पहाड़ों में आने का सच में तुम्हारा मिशन क्या है? और ये सब पीछे से रैन भी सुन रहा होता है तो जो से देख लेता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी दूसरा बंदा चिल्लाते हुए जो से कहता है सही बताओ कि तुम इन पहाड़ों में क्या इरादे से आए हो? तो ये सुनते हुए जो उन लोगों से कहता है मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं, ये भूल जाओ, तुम लोग सिर्फ अजनबी हो जो इस यात्रा में एक साथ आए हैं। ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कहता है वाकई ये काफी ज्यादा अजीब है, बैंड के लोग तो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। दूसरा बंदा चिल्लाते हुए जो से कहता है तो फिर हमारे बारे में क्या? तो क्या तुम चाहते हो कि हम लोग मर जाए? हमारे कितने सारे भाई रास्ते में मर गए हैं, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा प्रेजेंट मिशन क्या है? दूसरी तरफ रैन एक जगह बैठा हुआ होता है और सभी को एनालाइज कर रहा होता है। वो लोगों को देखते हुए कहता है लुओ ये तो काफी कैपेबल है, उसने अपने कुछ ही वर्ड्स में इनके ऊपर जवाब खड़ा कर दिया। अभी रैन के सामने यांग आ जाती है और उसे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है क्या ये तुम मुझे क्यों बोल रहे हो कि तुम भूखी हो? क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? यांग उससे कहती है अगर ऐसा ही है तो प्लीज मेरा टाइगर मुझे लौटा दो। ये कहते हुए यांग उसे गन दिखाती है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा डर जाता है और उसे कहता है प्लीज यहाँ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ और तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? यांग उससे कहती है मैंने चूहे को पहले से ही ट्रंक में फेंक दिया है, तो तुम उसे ला सकते हो और उसे पका सकते हो। वे सुनते हुए रैन कहता है ठीक है मैं उसे पका कर लाऊंगा। और वो अपने मन में कहता है इस कीड़े से बचने के लिए मैंने जिस चूहे को उठाया था मैंने उसे फेंक दिया था, लेकिन इसने चूहे को उठा लिया और ट्रक में डाल दिया, ये तो काफी अच्छा किया। और रैन उस चूहे को पकाने लगता है। दूसरी तरफ बाकी सभी बंदे आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ पे एक बंदा जो से कहता है हम सब काफी खतरे में हैं, अगर तुमने हमें पहले से ही नहीं बताया होता तो हम सब कभी यहाँ पे आए ही नहीं होते। जो उन लोगों से कहता है मैं तुम सभी को सब कुछ बता चुका हूँ जो मैं जानता था। तभी उन लोगों को बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग देखते हैं कि रैन उस चूहे को पका रहा होता है। रैन उस चूहे के बाकी बचे हुए हिस्से को देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो वाकई में बेकार है और ये कहते हुए रैन उसको फेंक देता है। तो ये देखते हुए दूसरा बंदा उसे कहता है हे तुमने उसे क्यों फेंक दिया? तो ये सुनते हुए रैन उसे कहता है तुम लोग वैसे भी इसे खा नहीं रहे थे और ये हम भी नहीं खा रहे थे, तो हम लोगों ने इसे फेंक दिया है। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी चिल्लाते हुए कहता है क्या? और वैसे भी मैं इतना घिनौना कभी भी नहीं खाऊंगा। और फिर रैन जाके उस आग के पास बैठ जाता है और यांग को देखते हुए अपने मन में कहता है सही, मुझे लगता है कि मैंने इस मिशन में आके एक बार भी डुप्लीकेट स्क्रॉल का यूज नहीं किया है, क्या मैं ये यूज कर सकता हूँ? फायर स्किल के अलावा यांग जियोजिन में दूसरी स्किल भी होनी चाहिए। और ये कहते हुए रैन अपने सिस्टम से कहता है तो ठीक है जियोजिन की सभी स्किल की लिस्ट दिखाओ। तो ये सुनते हुए वो सिस्टम उसे मना कर देता है और उसे कहता है ये लिस्ट अभी पूरी नहीं हुई है, ये हम आपको दिखा नहीं सकते। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है अच्छा मैं समझ गया, सबसे पहले मुझे इसका स्किल देखना होगा, तब जाके मैं ये सीख पाऊंगा। रैन उस सिस्टम से कहता है तो ठीक है मुझे बताओ कि उसकी कॉम्बैट स्किल क्या है? वो सिस्टम रैन को बताता है कि उसकी स्किल एडवांस्ड है। तो ये देखते हुए रैन सिस्टम से अपनी स्किल के बारे में पूछता है। तो ये देखते हुए वो सिस्टम से बताता है कि उसकी स्किल एवरेज लेवल है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपने मन में कहता है क्या ये लड़की मुझसे बेहतर है? ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेरी फाइटिंग स्किल दूसरे लोगों की फाइटिंग की तरह है और मैंने वैसे भी सच में किसी से भी लड़ाई नहीं किया है, लेकिन अगर हम सच में लड़े तो ये मुझे हरा नहीं पाएगी, मुझे पक्का पता है। और ये कहते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ठीक है मुझे डुप्लीकेशन स्क्रॉल स्किल का यूज करना ही पड़ेगा। तभी उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है कांग्रेचुलेशन, तुमने रैंडमली एडवांस स्किल को सिलेक्ट कर लिया है और वो स्किल जंप रोप है, क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है यानी कि उस सिस्टम से कहता है क्या ये बकवास है, मुझे ऐसा स्किल क्यों मिला? तभी यांग रैन से कहती है तुम ये मांस को पकाना कब खत्म करोगे, ये जल जाएगा। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है हाँ मैं पहले भी ये कर चुका हूँ, मुझे पता है कि ये कैसे करते हैं, हमें इसे 10 मिनट तक कैसे रखना पड़ता है और इसके बाद हम लोग इसे खा सकते हैं। दूसरी तरफ वो सोल्जर्स आपस में बात करने लगते हैं जहाँ पे एक आदमी कहता है क्या हमारी टीम में से किसी के पास भी खाना है? तो उनकी बातें सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है ये तो कितना अजीब बात है, क्या उन लोगों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि उन लोगों ने छुपाया हुआ खाना खाया था? तभी जो रैन से कहता है जंगल में जिंदा रहने में तुमसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, तो ठीक है हमें खाना खोजने में मदद करो। तभी रैन के सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि अपने टीममेट की मदद करो। तो रैन ये सुन के उठते हुए एक आदमी की तरफ इशारा लगाता है और जो से कहता है क्या नहीं, और मैं एंटर करने से पहले मैंने इस आदमी को देखा था, ये आदमी खाना छुपा रहा था और उसके बैग में ही खाना होगा। तभी रैन का मिशन पूरा हो जाता है। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस खाना ढूंढना था। जो ये सब देखते हुए वो बंदे से कहता है तो ठीक है चलो खाना बाहर निकालो। तो ये देखते हुए वो बंदा चिल्लाते हुए से कहता है क्या जब मैं खाना लेने गया तो तुम क्या कह रहे थे, तुम सिर्फ एक कपड़े और तंबू लाए हो, तुम तो ये कह रहे थे, तुम मुझे उस समय काफी ज्यादा डांट रहे थे, तो अब मैं अपना खाना तुम्हें क्यों दूं? तो ये सुनते हुए चिल्लाते हुए जो से कहता है मैं
ये अपनी पूरी टीम के लिए कर रहा हूँ। तो ये सुनते हुए वो बंदा अपना गन निकालते हुए उसके सामने तान देता है और उसे कहता है अभी समय आ गया, तुम काफी ज्यादा चिल्ला रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं करते, अब तुम मरने वाले हो। तो ये देखते हुए जो काफी ज्यादा हैरान होता है। वो बंदा उसकी तरफ गन तानते हुए कहता है मेरा खाना लेने के बारे में सोचना भी मत। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि जो के ऊपर गन ताने हुए खड़ा हुआ होता है और वो से कहता है मेरा खाने लेने के बारे में सोचने में मत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सुनते हुए जो से कहता है क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हमें सभी को मिलकर एक साथ रहना चाहिए और एक साथ खाना बांटना चाहिए, लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है नहीं 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 नहीं, हमारा ये खाना कम पड़ जाएगा और वैसे भी तुम हमें खतरे में ले आए हो तो हमें जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये सब देखते हुए जो नीचे झुक जाता है और बहुत ही तेज किक मारते हुए उसे काफी ज्यादा दूर हटा देता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो के पीछे और एक बंदा होता है और वो अपना नाइफ लेके जो के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते हुए जो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये सब रैन और यांग देख रही होती है। वो दोनों ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि जो अपने शैडो से उस बंदे को पकड़ लेता है और ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है क्या क्या ये एक सुपर ह्यूमन है। तभी वो पहला वाला बंदा जो के ऊपर अपने गन से फायर करता है, लेकिन जो का शैडो उसके सामने आ जाता है और वो सारे बुलेट्स को रोक लेता है। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने सोचा था कि इस ग्रुप में सुपर ह्यूमन तो होंगे ही और मैंने ये सोचा कि ये सुपर ह्यूमन यांग जियाओजिन है, लेकिन ये तो और कोई निकला, आखिर ये सब कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जो की पावर देखते हुए वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रैन ये देख के अपने मन में कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये लुजियानजू होगा। ये अफसोस की बात है कि मेरे पास वो मास्टर स्किल डुप्लीकेशन स्क्रॉल अभी नहीं है, एक बार जब मुझे इसका अवसर मिल जाएगा तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा। और फिर यांग से कहता है क्या तुम ये सब देख के हैरान नहीं हो। तो यांग से कहती है हाँ मैं हैरान हूँ, लेकिन यान के मुंह पे कोई भी इंप्रेशन नहीं रहता। तो ये सब देखते हुए रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये कैसी बंदी है, इसके मुंह पे तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। जो सभी लोगों से कहता है मैं सबको यहाँ से बाहर ले जाना चाहता था और मैं किसी को भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, लेकिन ये इन लोगों ने किया, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी। वैसे वैंग कांगयांग ने कहा था कि मुझे रैन एक डॉक्टर है और वो छोटे मोटे चोटों का इलाज करता है, तो रैन तुम जाके उसका इलाज करो। तो ये सुनते हुए रैन वहाँ पे चले जाता है और उसे देखते हुए कहता है तुम्हारी चोटें ये तो काफी ज्यादा सीरियस है। तो वो घायल हुआ बंदा कहता है बताओ मेरे पास कितना ज्यादा टाइम है। जहाँ से कहता है हाँ तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, 10, 9, 8। तो ये सुनते हुए वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये सब देखते हुए जो रैन से कहता है अरे उसे डराओ मत। तो रैन उसे कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारे गाइड के रूप में आया हूँ, मैं यहाँ पे कोई डॉक्टर के रूप में नहीं आया हूँ और वैसे भी मेरी वो मेडिसिन वो काफी ज्यादा महंगी है, तो क्या इसका पे कौन करेगा। तो ये सुनते हुए जोर से कहता है मैंने अपना पैसा तो रास्ते में खो दिया है, अब मैं क्या करूंगा। तो वो घायल हुआ बंदा कहता है हाँ मेरे पास पैसा है, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, जल्दी से मेरा इलाज कर दो, मेरे राइट पॉकेट में पैसा है, जल्दी से उसे निकालो और मेरा इलाज करो। रैन उसे देखते हुए उसके राइट पॉकेट से पैसा निकालता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। रैन सारा पैसा गिनने लगता है। तो इसे देखते हुए जोर से कहता है अरे पैसा गिनना बंद करो और जल्दी से उसका इलाज करो, वो तो मर ही जाएगा। रैन उस बंदे से कहता है मैं तुमसे ज्यादा पैसा तो नहीं लूंगा, बस तुम मुझे $1200 दे दो। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है ठीक है जल्दी से मेरा इलाज कर दो, थैंक यू। और फिर रैन उसका इलाज करता है। तो ये सब देखते हुए जो सभी लोगों से कहता है तो ठीक है मैं अब से तुम लोगों से कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। वैसे जिंग माउंटेन में एक्चुअली उस तबाही से पहले कुछ सिविलाइजेशन बची हुई है, हमें वहीं पर ही जाना है। मैंने सुना कि वो जिंग माउंटेन एक रहस्यमयी पावर को जगा देता है जिससे कि वहाँ पे जंगली जानवर काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और यही सुपर ह्यूमन की भी मदद कर सकती है, इसलिए मैं वहाँ पे जाने का फैसला किया। हालांकि आखिरकार मैंने अपना मन बदल लिया है, अब हमें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरा है और साथ ही साथ हमारे काफी ज्यादा लोग मर चुके हैं और हम फ्यूचर में और भी ज्यादा खतरा नहीं उठा सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेला ही जाऊंगा। तो ये सुनते हुए वहाँ पे लुओ से कहती है क्या तुम ये अकेले कर पाओगे। तो जो से कहता है हाँ मैं ये अकेले कर पाऊंगा। तो जो सभी लोगों से कहता है तो ठीक है मैं इसे अकेला ही करूंगा, तुम लोग चाहे मेरे साथ चलो या ना चलो, लेकिन मैं इसे करके रहूंगा। तभी यांग से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, ये जगह ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है क्या क्या ये भी बोलती है। यांग की बातें सुनते हुए वहाँ पे दो बंदे भी कहते हैं हाँ हम भी चलेंगे, हम भी आपके साथ चलेंगे, मैं यहाँ पे नहीं मरना चाहता। और लुओ रैन से कहती है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जाओगे, अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊंगी। तो ये सुनते हुए रैन उसे दूर हटा देता है और कहता है हाँ मैं भी जाऊंगा। जो सभी लोगों से कहता है अगर ऐसा ही है तो ठीक है तुम लोग मुझे फॉलो करो और हम लोग कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो ये सब सुनते हुए वो घायल बंदा भी थैंक यू कह के चिल्लाने लगता है। तो ये सब सुन के रैन उसके पास आ जाता है और सभी लोगों को
को हटाते हुए कहता है ठीक है, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे पूरे रास्ते तक ले जाऊंगा और कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे काट डालूंगा। रैन का ये बर्ताव देखते हुए वो बाकी दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अपने आप से कहते हैं क्या इसने कोई गलत दवा खा ली है या अचानक इतना बदल कैसे गया। और कुछ समय बाद रैन और साथ ही साथ जो उस घायल हुए बंदे को उठा के आगे ले जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो बंदा रैन से कहता है क्या मुझे और मेडिसिन लेनी चाहिए। रैन उसे कहता है नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे। तो वो बंदा रैन को थैंक यू कहता है, जिसकी वजह से रैन की और ग्रेटिट्यूड बढ़ जाती है, जो देख के रैन काफी ज्यादा खुश होता है। रैन का ऐसा करते हुए देख जो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है रैन ये तो ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था, ये किसी की केयर नहीं करता था, लेकिन अचानक इतना कैसे बदल गया, वो दूसरों की इतना परवाह क्यों कर रहा है। रैन उस बंदे से कहता है क्या तुम भूखे हो, क्या तुम पैसे हो। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है नहीं 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 मुझे कोई भूख नहीं लगी है और मुझे प्यास भी नहीं लगी है, थैंक यू ये सब पूछने के लिए। और उसके थैंक यू कहते ही रैन के और ग्रेटिट्यूड बढ़ने लगते हैं। ये देख के रैन काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और फिर रैन आगे बढ़ते हुए जंगलों की तरफ देखता है, जो देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो ये पेड़ इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन ये इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ के सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है और वो से कहता है क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और ये कहते हुए वो बंदा उससे गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। तो ये देखते हुए लुओ से कहती है हे मुझसे दूर रहो, मुझे जाने दो। तभी उस बंदे के पीछे यांग आ जाती है और उसके सिर पे गन तान देती है और वो रैन से कहती है इसकी बंदूक अब तुम्हारी हो गई है, रैन जल्दी आप उसका बंदूक ले लो। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और उस घायल बंदे को नीचे फेंकते हुए रैन उस गन को ले लेता है। दूसरी तरफ यांग उस बंदे को कहती है यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे, अगर तुम हमारे साथ रहे तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम जानते हो ऐसा करना एक गुनाह है, तुम ये सब कैसे कर सकती हो, और वैसे भी तुम जिस बंदे को मेरा गन दे रही हो क्या उसे इसका यूज करना आता भी है या नहीं। तो उसकी बातें सुनते हुए यांग उस बंदे को तो ये सुनते हुए यांग उस बंदे को वहाँ से भगा देती है और अपने मन में कहती है रैन को देख के ऐसा लगता है कि वो गन चलाने में माहिर है, उसकी गन पकड़ने की स्किल ये तो काफी बढ़िया है। तभी जो रैन से कहता है क्या तुम हमारे लिए कुछ खाना ढूंढ सकते हो। तो ये सुनते हुए लोगों से कहता है नहीं नहीं मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हारा डैड हूँ, जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हारे लिए ला दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ये नहीं करने वाला। और वैसे भी मुझे खाना कैसे मिल सकता है इस घने जंगल में, क्या कोई जंगली सुअर यहाँ पे आने वाला है और वो किसी पेड़ के नीचे टकरा के वहीं पर ही मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वो लोग देखते कि वहाँ पे एक जंगली सुअर आ जाता है और पेड़ से टकरा के मर जाता है। तो ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में कहने लगते हैं ये तो सच में एक जंगली सुअर है, रैन अभी जिसकी बात कर रहा था वो तो सच हो गया। रैन इसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये यान ने क्या है, वो जरूर शायद अपने घर में बैठ के एक विश मांगी होगी। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठते हुए एक विश मांग, जहाँ पे वो कहता है कि ब्रदर आप जिंग माउंटेन में कैसे कर रहे हो, क्या आपको खाना चाहिए, शायद आपको खाना चाहिए होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोर सुअर को चीर रहा होता है, तो उसे देखते हुए रैन उससे कहता है सुनो इसे ध्यान से काटना, थोड़ा सा भी यहाँ पे नहीं रहना चाहिए क्योंकि इसकी खून की स्मेल यहाँ की जंगली जानवरों को आकर्षित कर सकती है, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो ये सुनते हुए जो से कहता है थैंक यू, तुमने अच्छा याद दिलाया है, हमें इसको अच्छे से साफ करना होगा। और उसके थैंक यू कहने की वजह से रैन का और एक ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। तो उसे देखते हुए रैन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है जू ये तो काफी ज्यादा ईमानदार है। तो उसे दूर से लुओ देख रही होती है और कुछ समय बाद वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे रैन खाना खा रहा होता है कि तभी उसके पास आके लुओ बैठ जाती है और उसके पास आते हुए उसे कहती है तुम्हें देख के लगता है कि तुम जंगल में काफी अच्छा लाइफ बिता रहे हो, ये तो कितना रोमांटिक है। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या तुम क्या कह रही हो, ये कोई रोमांटिक नहीं है। लुओ उसके पास आते हुए कहती है क्या तुमको पता है कि तुम कितने सुंदर हो। रैन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या जू ने इसे मना कर दिया है जो कि ये मेरे पास आ रही है, मैंने अक्सर इसे जू से बात करते हुए देखा है, शायद ऐसा ही हुआ होगा कि जू ने इसे मना कर दिया होगा, तो इसलिए शायद ये मेरे पास आई हुई होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और रैन से कहता है मैम प्लीज मेरे रास्ते से हटो। तो ये सुनते हुए लुओ से कहती है क्या तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है, तुमको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं सच में तुम्हें लाइक करती हूँ। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बकवास करना बंद करो। तो ये सुनते हुए लुओ उठती है और उससे कहती है तू तो पूरा पागल है, तू तो जिंदगी भर सिंगल ही मरेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। रैन से देखते हुए अपने मन में कहता है जब से मैंने हंटिंग करना शुरू किया तो मैं इसकी जैसी महिला से मिला, ये बस एक ऐसा मशीन चाहती है जिसका ये यूज कर सके, मैं तो इस जैसी महिला को मुफ्त में भी नहीं लेना चाहता हूँ, ये तो मेरे खाने की बर्बादी होगी। और ये कहते हुए रैन अपने खाने को बहुत ही गुस्से से खा रहा होता है एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बैंड के सारे मेंबर एक जगह बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं, यानी कि वो सुअर को मार के खा रहे होते कि तभी सू के पास एक बंदा आते हुए कहता है लीडर हमारा सारा पानी खत्म हो गया है और कोई भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है कि इतना पानी लेके ढो सके, तो लीडर आपको क्या लगता है कि हमें पानी की तलाश करनी चाहिए या फिर नहीं। तो ये सुनते हुए जो सोच में पड़ जाता है और जो रैन के पास जाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पानी की जगह है जहाँ से हम पानी ले सकते हैं। तभी रैन के
सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे एक क्विज दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि अपने दोस्तों को बताए कि पानी कैसे खोजा जाए। तो ये देखते हुए रैन सभी लोगों से कहता है जंगल में पानी ढूंढने के लिए आप लोगों को नदियों का पानी या फिर पत्तों में ठहरे हुए पानी को पीना पड़ेगा। हम लोग तो काफी ज्यादा भाग्यशाली है क्योंकि हमारे आसपास कुछ चीड़ के पेड़ है जिसके पत्तों में पानी होता है जिससे कि हम लोग अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तभी रैन के सामने फिर से एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसका क्विज कंप्लीट हो चुका है और उसे अवार्ड के तौर पर 1.0 स्ट्रेंथ मिलता है। रैन बहुत ही तेजी से जाके पेड़ पे चढ़ जाता है और उस चीड़ के पत्तों को तोड़ते हुए पानी पी लेता है। तो उसे देखते हुए बाकी सारे बंदे कहते हैं आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो रैन उन लोगों से कहता है अगर तुम्हें जीना है तो इस तरह पानी पीना सीखो। रैन उन सबको देखते हुए अपने मन में कहता है ये सभी लोग पानी पीना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर ये लोग ऐसे ही मरना चाहते हैं। रैन को देखते हुए यांग भी उसे चीड़ के पत्ते से पानी पीने लगती है। तो ये देखते हुए यांग काफी ज्यादा खुश होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है रैंडमली कॉपीड टारगेट एडवांस स्किल बॉम्ब मेकिंग, क्या आप इसको सीखना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या सीखना, आखिर ये किस तरह का स्किल है। तभी उसके सामने यांग कूद के पेड़ पे चढ़ जाती है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये तो सही नहीं है, इसके पास तो कूदने का भी स्किल है, यानी कि जंपिंग स्किल। इसकी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है। रैन को देखते हुए बाकी सभी भी पेड़ में चढ़ने लगते हैं जिनमें से एक आदमी कहता है हाँ मुझे भी पेड़ में चढ़ना है, मुझे भी पानी पीना है। और वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि तभी एसिड रेन शुरू हो जाती है। ये देखते हुए रैन सभी लोगों से कहता है एसिड रेन शुरू होने वाली है तो हमें जल्दी से एक सेफ जगह जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो लोग किसी गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे जाते हुए एक आदमी कहता है ओह हम तो कितने भाग्यशाली है कि हमें एक गुफा मिल गया, नहीं तो हम लोग तो मारे जाते। तभी उनमें से एक बंदा मशाल जलाता है और वो एक दीवार पे देखता है कि वहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और उस दीवार में लिखा हुआ होता है हमने इस जंगल में एक भयानक छाया देखी है, गायब हो गए, सभी गायब हो गए। तो ये देखते हुए वो आदमी कहता है क्या गायब हो गए, इसका मतलब क्या है। तो ये सब देखते हुए जो कहता है मैंने तो यहाँ पे किसी को भी आते हुए नहीं सुना है और ना ही किसी को देखा है, ये जरूर और कुछ होगा। हालांकि कोई हमें एक सिग्नल देना चाहता है, लगता है वो अपने साथ सैटेलाइट फोन लाए थे। तो ये सुनते हुए रैन यांग से कहता है क्या ये सैटेलाइट फोन, आखिर ये क्या होता है। उसकी बातें सुनते हुए यांग उससे कहती है दवाई से पहले इंसानों ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे हम लोग दूर से बात कर सकते थे और उसे सैटेलाइट फोन कहा जाता है, वो खतरे का पता लगाने के लिए था। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है क्या सैटेलाइट फोन, हायर अप्स ने हमें इस बार कुछ भी नहीं दिया, ऐसा क्यों, खतरे का पता लगाने के लिए हमें कुछ भी क्यों नहीं दिया गया। तो ये सुनते हुए जोर से कहता है अपना दिमाग लगाना बंद करो, मुझे भी नहीं पता कि हमें क्यों नहीं दिया गया, लेकिन हमें अभी यहाँ से सर्वाइव करना है, वैसे भी काफी ज्यादा देर हो गई है। दूसरी तरफ यांग रैन से कहती है तुम रात को 12 बजे तक जागते रहो और उसके बाद मैं जागूंगी और यहाँ का हालचाल देखूंगी। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है हाँ यांग और मेरे पास एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए कोई भी कारण नहीं है और यही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। हमें खतरनाक सिचुएशन में है और हमें सुरक्षित रहने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा। तभी यांग बाहर जाते हुए कहती है तो ठीक है मैं बाहर से आती हूँ। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है क्या मुझे भी आपके साथ आना चाहिए। यांग उसे बेइज्जती करते हुए कहती है नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ मत आओ। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है ये लेडी इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मुझे नीचा दिखा रही है कि तभी उसके पास आते हुए लुओ रैन से कहती है मैं उसके साथ जाती हूँ, वैसे भी तुम कभी भी लड़कियों को नहीं समझोगे। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहने लगता है क्या आखिर ये क्या चल रहा है। और कुछ समय बाहर घूमने के बाद लुओ और यांग दोनों ही फिर से गुफा में आ जाते हैं। तो उन्हें देखते हुए जो उन दोनों से कहता है तो कैसा है, बाहर कुछ अजीब है क्या। सुनते हुए लुओ से कहती है नहीं नहीं सब कुछ नॉर्मल है। तो ये सुनते हुए बाकी दो बंदे कहते हैं तो ठीक है हम भी जाएंगे, ये तो काफी अच्छा है, हम बाहर जाके कुछ सिगरेट विगरेट पी के आते हैं। तो ये सुनते हुए जो उससे कहता है तुम्हें जो भी करना जल्दी करना और जल्दी यहाँ पे आ जाना। तो जो की बातें सुनते हुए वो दोनों आदमी बाहर निकल जाते हैं। रैन सबको एनालाइज कर रहा होता है और अपने मन में कहता है लुओ जिनियो एक सुपरस्टार है और वो आस पड़ोस पे अपना नाम फैलाना चाहती है, लेकिन ये यांग आखिर इसको क्या चाहिए, ये अपना इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा आखिर इन लोगों का मकसद क्या है। दूसरी तरफ लुओ यहाँ से कह रही होती है अगर ये पॉसिबल है तो चलो मिलकर काम करते हैं जिंग माउंटेन से बाहर निकलने के लिए। और ये कहते हुए लुओ से 10,000 रूपए देती है और उससे कहती है ये तुम्हारे 10,000 युआन है, पास्ट में मेरी मदद करने के लिए थैंक्स के रूप में ये ले लो, तो क्या आप मेरी मदद करना जारी रखेंगे। तो वे सुनते हुए यांग उसका पैसा ले लेती है और उससे कहती है मैंने कभी भी जिंग माउंटेन को छोड़ने में आपकी मदद करने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं ये श्योर करती हूँ कि आपकी मौत ये बिल्कुल सम्मानजनक होगी। ये सुनते हुए लुओ का मुंह लटक जाता है। दूसरी तरफ जो सभी लोगों से कह रहा होता है वो दोनों कितने समय हो गए बाहर गए लेकिन अभी तक नहीं आए, आखिर वो दोनों कहाँ चले गए। तभी उनमें से एक बंदे को कुछ आवाज आती है। तो ये सुनते हुए वो काफी जोर से चिल्ला रहा होता है। तो ये सुनते हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रैन देखता है कि वहाँ पे पानी टपक रहा होता है। रैन उस पानी को देखते हुए सभी लोगों से कहता है तो ठीक है तुम यहाँ पे पानी जमा कर सकते हो, ये पानी काफी अच्छी है, इस पानी को हम लोग पी सकते हैं। तो ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी उस पानी को जमा करने लगता है। जो सभी लोगों से कहता है तो ठीक है हमें आराम करना चाहिए। और कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग आराम करने के लिए सो जाते हैं, जहाँ पे जो जागते हुए सबकी पहरेदारी कर रहा होता है और वो बाकी के दो बंदों को देखता है जो कि वहाँ पे सिगरेट पी रहे होते हैं। और कुछ समय बाद जो भी वहाँ पे सो जाता है। तो ये मौका देखते हुए वो दोनों रैन और यांग पर अपने चाकू से हमला कर देते हैं। तभी यांग जाग जाती है और उस बंदे पर गोली मार देती है। दूसरी तरफ रैन वो भी जाग जाता है और उस बंदे का हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। तो ये आवाज सुनते हुए वहाँ के सभी
सभी लोग उठ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। वो लोग देखते ही वहाँ पे लड़ाई हो रही है जहाँ पे यांग ने एक बंदे पर गोली चला दी होती है। तो ये देखते हुए वो बंदा सन से कहता है जल्दी अटैक करो, इसे मार डालो। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये अटैक नहीं कर सकता। तो ये सब देखते हुए जो अपने मन में कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये ग्रुप के लोग एक साथ कैसे नहीं रह सकते। दूसरी तरफ रैन भी यही सोच रहा होता है और वो अपने मन में कहता है आखिर ये सब ये क्यों कर रहे हैं, कि ये पानी के लिए था या फिर ये आग के लिए था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी रैन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे एक क्विज दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि अपने दुश्मन को मार डालो। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है हाँ ठीक है, जंगल में खतरे को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। और ये कहते हुए रैन उस बंदे को भी मार डालता है। और ये सब देखते हुए आखिरी बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और उन सभी लोगों से कहता है रुक जाओ, मेरे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको मारने के लिए इनके प्लान में भाग नहीं लिया है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तो ये सुनते हुए यांग उससे कहती है बकवास, अपनी बकवास करना बंद करो, तुम इसके प्लान के बारे में बहुत ही पहले से जानते थे है ना। और ये कहते हुए यांग उस पर गोली चला देती है जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। यांग उससे कहती है क्राइम तो क्राइम होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है मुझे तो इसे उकसाना नहीं चाहिए था, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी रैन के मन में ख्याल आता है मास्टर स्केल डुप्लीकेशन स्क्रोल के बारे में और ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा खुश होता है कि तभी वो जो की तरफ देखता है उसकी शैडो वो निकल रही होती है। तो ये देखते हुए उसका एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है एक्सट्रैक्टेड सुपर पावर शैडो क्लोन, क्या तुम इससे सीखना चाहते हो। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या मैं सच में से सीख सकता हूँ। और फिर रैन को दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसने शैडो क्लोन सीख लिया है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही होती है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो यही है शैडो क्लोन का ऑरा, और रैन का एक शैडो क्लोन बन जाता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है मेरा शैडो क्लोन ये तो जू से भी काफी ज्यादा डार्क है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मेरा शैडो क्लोन कितना ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे चेक करना चाहिए। और रैन का शैडो क्लोन रैन पर हमला करता है लेकिन रैन उसको काउंटर कर लेता है और अपने मन में कहता है ये तो इतना भी ज्यादा खराब नहीं है, इसकी ताकत लगभग मेरी तरह ही है या फिर मुझसे भी ज्यादा, ये तो काफी बढ़िया है। और रैन सिस्टम में इसके बारे में जानकारी देखता है, वो देखता है कि ये प्लेस के अनुसार नहीं मरेगा और ये अपनी विल पावर पे बेस्ड होगा। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है तो ठीक है, जब तक मेरे पास अपनी ज्यादा से ज्यादा विल पावर होगी तो तब तक मैं इसका यूज कर सकता हूँ। लेकिन ये पावर ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, मैं इसके बारे में आगे जाके सोचूंगा, अब इसे रहने देना चाहिए। और फिर जो रैन और यांग से कहता है वो जो दो बंदे थे जिन्होंने तुम पर हमला किया था, इन दोनों को तुमने मार डाला, लेकिन ये बंदा ये दूसरा बंदा इसने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन इसको तुमने क्यों मार डाला। चलो छोड़ो, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, ये मर चुका है। यांग रैन से कहती है वैसे क्या तुम सोने का नाटक कर रहे थे। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है यांग तो सच में सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन ये फिर भी मुझसे क्यों पूछ रही है कि मैं सोने का नाटक क्यों कर रहा था। और रैन आगे बढ़ते हुए कहता है तो तुम क्या सोचते हो। और रैन जाके उन तीनों लाशों को ठिकाना लगा देता है। रैन उन लाशों को देखते हुए अपने मन में कहता है मैं अभी भी पता नहीं लगा सकता कि जू की लाश कैसे गायब हो गई थी, आखिर क्या हुआ होगा वहाँ पे। तभी जो सभी लोगों से कहता है तो ठीक है, सूरज हो गया है, अब हम लोगों को आगे चलने की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, हमें सबको जल्दी करना होगा। वैसे भी कल रात जो दो लोग बाहर निकले थे वो अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं, लगता है वो लोग वहाँ पे मर चुके हैं। तभी वो घायल हुआ बंदा कहता है माफ करना, लेकिन कोई मुझे ले जा सकता है। तो उसकी बातें सुनते हुए रैन उसके पास आता है और उसके घाव को पकड़ने लगता है। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी रैन उसके पट्टी को निकाल देता है। तो ये देख के वो बंदा काफी जोर से चिल्लाने लगता है। रैन उससे कहता है क्या तुम क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हारा घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी वो बंदा देखता है कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये देखते हुए वो बंदा कहता है क्या ये घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया है, तुम्हारी मेडिसिन ये तो काफी बढ़िया है। और ये कहते हुए वो बंदा उसे थैंक यू कहता है, जिसकी वजह से रैन का और एक ग्रेटिट्यूड बढ़ जाता है। एंड ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग हम देखते हैं कि वो घायल बंदे का घाव बिल्कुल ठीक हो चुका होता है। तो ये देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। रैन के पास जो आते हुए कहता है क्या तुम्हारे पास वो मेडिसिन अभी भी है, मुझे चाहिए। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है नहीं नहीं मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहते हुए रैन आगे बढ़ने लगता है। तो उसे देखते हुए जोश से कहता है अरे मैं इसे तुम्हें खरीदने वाला हूँ, तो मुझे बताओ इसका कितना दाम देना पड़ेगा। जितना तुम्हें जू ने दिया था मैं उसे 2 गुना ज्यादा दूंगा। तो ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा खुश जाता है और उससे कहता है तो तुम अभी बता रहे हो, तुम्हें तो पहले बताना चाहिए था। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मेरे पास थोड़ा बहुत मेडिसिन है। तभी रैन उससे कहता है लेकिन तुमने तो बताया कि तुम्हारा पर्स खो गया है और तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, तो तुम पैसा कैसे दोगे। तो ये सुनते हुए वो बंदा कहता है अरे जो लोग मर गए थे मैंने उनसे पैसे ले लिया था और उनके पास बहुत सारा पैसा है। ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या मैं तो पागल हूँ, मैंने उन लाशों को क्यों नहीं देखा, उन लाशों पे तो बहुत सारा माल था और मैं उन सारे पैसों को ले सकता था, मैं भी कितना पागल हूँ, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। और रैन उससे कहता है क्या
ये तुम्हारा पैसा है? ये तुम्हारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये तो मेरा पैसा होगा। चलो ठीक है, कम से कम हम लोगों को आधा आधा बांट लेना चाहिए। तो ये सुनते हुए जोर से कहता है, मुझे पैसों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वैसे अगर तुम मुझे वो मेडिसिन दे देते हो तो मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूंगा जो कि मेरे पास है। रैन उसे वो ब्लैक मेडिसिन का डिब्बा दे देता है और जोर से वो सारे पैसे दे देता है। तो रैन उसे और पैसे लेने के लिए देख रहा होता है। तो ये देखते हुए जोर से कहता है, अरे मुझे बुरी तरह देखना बंद करो, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास इतना ही पैसे है। तभी रैन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि होस्ट के पास 20,000 युआन है, वो भी नगद जमा किया हुआ है। तो बताइए क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? तो ये देखते हुए रैन कहता है, हाँ मैं इसे खरीदूंगा। और वो रैन उसी जगह में चले जाता है जहाँ पे वो पहले गया था, यानी कि वो सिस्टम के अंदर चले जाता है, लेकिन उसका बॉडी वर्जन में ही होता है। अंदर जाते हुए उसे और एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी परचेस सक्सेसफुल हो चुकी है और उसकी बेसिक स्टोरेज अनलॉक हो चुकी है। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है, मेरा पैसा, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा 20,000 युआन रखने का वो लॉकअप वो कैसा होगा। और ये कहते हुए रैन वहाँ का दरवाजा खोलता है जहाँ पे एक लॉकअप की तरह जगह होता है, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है, क्या ये कितना बकवास सा घोटाला है? एक क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्पेस खरीदने के लिए मेरे 20,000 युआन बर्बाद हो गए हैं, मेरे पैसे के बर्बादी हो गई है। रैन अपने दिल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे ये सहना ही पड़ेगा, आखिर मैं क्या कर सकता हूँ? इतने पैसों में तो सच में एक घर बन जाना चाहिए था। 20,000, मेरे 20,000 रुपए डूब गए हैं, मेरा दिल काफी जोरों से दुख रहा है। तो यहाँ उसे देखते हुए काफी अजीब सा मुंह बनाती है और कुछ समय बाद दो लोग फिर से आगे चल पड़ते हैं, जहाँ पे आगे बढ़ते हुए रैन सभी लोगों से कहता है, वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि उस जिंग माउंटेन के अंदर क्या होगा? जो कहता है उस माउंटेन में बीस्ट एवोल्यूशन के बारे में मिस्ट्री का जवाब हो सकता है, या फिर वहाँ पे नई प्रजातियों की ओरिजिन की उत्पत्ति हो सकती है जिसका हम पता लगा सकते हैं। ये हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। तो ये सुनते हुए रैन से कहता है, क्या उस माउंटेन में दूसरे लोगों को ट्रेस नहीं किया जा सकता? वहाँ पे कुछ और भी लोग हो सकते हैं, हमें नहीं पता। जो से कहता है, दूसरे लोग, वो जगह एक मिस्टीरियस जगह है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होगा, वो जगह एक मिस्टीरियस सिटी है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, क्या एक मिस्टीरियस सिटी? आपने हमें बताया था कि ये एक सिविलाइजेशन है जो कि तबाही से पहले बनी हुई थी और ऐसा सीक्रेट जो कि आपको वहाँ सुपर ह्यूमन में मदद करेंगे। तो वहाँ का सीक्रेट क्या है? तो ये सुनते हुए जोश से कहता है, मुझे ये यकीन नहीं है, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि वहाँ पे सुपर ह्यूमन बहुत ही पहले से मौजूद थे, लेकिन वो लोग हाल ही में मल्टीपल हो रहे हैं और अब बैरियर के एडमिनिस्टर को मारने के लिए सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि उन्हें ठग्स या फिर और कुछ कहा जाता है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सुपर ह्यूमन की संख्या पहले से कम नहीं है, ये काफी ज्यादा है। रैन उससे कहता है, क्या तुमने उसे पकड़ लिया? तो ये सुनते हुए जोश से कहता है, नहीं, उनकी शक्ति ये तो हमारे सोच से भी काफी ज्यादा है। अब जबकि सभी लोग सुपर ह्यूमंस के खिलाफ है, तो उनके पास इन सुपर ह्यूमन के लिए एक एवोल्यूशन सिस्टम है और बैरियर के हाई अप्स ने सिर्फ सुपर ह्यूमन के रहने के लिए जगह नहीं बनाया था, बल्कि वो लोग अपनी पावर का यूज करना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने हमें ये सीक्रेट की खोज करने के लिए भेजा है। हम नहीं जानते कि कितने लोग वहाँ पे होंगे और कितने सारे सुपर ह्यूमंस वहाँ पे होंगे, और हमारे जाने से पहले वांग कांगेंग ने ये सुना था कि वहाँ पे हमारे अलावा बाकी लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इसका पता लगा लेना होगा और इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। दूसरा बंदा कहता है, हम इस सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो जोश से कहता है, तुम एक ही हो जिसकी हमें इस टीम में सबसे ज्यादा चिंता है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, तो ठीक है, अगर लियू किसी भी एक्सीडेंट से मारा गया तो क्या हम वापस चले जाएंगे? ये सुनते हुए वो लियू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तभी जोश से कहता है, क्या तुम एक सुपर ह्यूमन हो, राइट है ना? ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जोश से कहता है, तुम्हारे पास लोगों को गुस्सा दिलाने की शक्ति है। तो ये सुनते हुए रैन की सांस में सांस आती है और वो अपने मन में कहता है, क्या मुझ में ऐसे एबिलिटीज है जो लोगों को नाराज करेगी? वैसे इसका लेवल क्या हो सकता है? सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि ये तो परफेक्ट है। ये देखते हुए रैन कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये एबिलिटी परफेक्ट है और मुझे पता है कि मेरे एबिलिटीज के कंपेयर यांग कभी नहीं कर सकती। और वो लगा के बढ़ ही रहे होते कि तभी वो लोग किसी चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उनमें से लियू भी कहता है, आखिर ये चीज क्या है? और वो लोग देखते कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई होती है जिसने सफेद कपड़ा पहना हुआ होता है। तो ये देखते हुए जो कहता है, आखिर ये सफेद पोशाक पहना हुआ लेडी कौन है और वो इस पेड़ को क्यों खरोच रही है? तो ये सुनते हुए रैन भी कहता है, एक लेडी और वो भी इस जगह, और वो इस पेड़ को क्यों काट रही है? तो काफी ज्यादा डरावना है, क्या हमें जाके वहाँ पे देखना चाहिए कि वो क्या है? तभी वो लेडी बहुत ही तेजी से उनके पास आने लगती है। तो ये देखते हुए रैन और यांग हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी दो बच्चे बंदे वो लोग काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जो सभी लोगों से कहता है, हम अब छुपा नहीं सकते, अगर हमें इस भूत ने रोक लिया तो हम लोग उस माउंटेन पर नहीं पहुंच पाएंगे। रैन ये सब देखते हुए अपने मन में कहता है, हमें इसे इस तरह से नहीं करना चाहिए। और रैन चिल्लाते हुए जो से कहता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, तो जल्दी इसको पकड़ने के लिए अपने शैडो क्लोन का यूज करो। ये सुनते हुए जो अपने शैडो क्लोन का यूज करता है और उस व्हाइट लेडी को पकड़ लेता है। वो सभी लोग उसके पास जाते हुए देखते हैं कि वो एक पपेट होती है। ये देख के वो सभी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या क्या बकवास है? तभी रैन को पेड़ के नीचे कुछ देखता है और वो सभी लोगों से कहता है, यहाँ पे आओ, देखो इस पेड़ के नीचे कुछ है। और रैन उस डिब्बे को खोलता है जहाँ पे उसे कार्ड मिलता है, जो कि देख के वो कहता है, आखिर ये क्या है और ये इस समय मुझे क्यों मिला? और सभी वहाँ पे आते हुए देखते हैं। वो लोग कहने लगते हैं,
क्या हो सकता है? शायद ये उस तबाही से पहले बच गया होगा क्योंकि प्लास्टिक काफी समय तक रहती है, लेकिन इसकी बनावट इतनी अजीब क्यों है? यहाँ उससे कहती है क्या तुम्हें लगता कि ये खिलौना कुछ भूल-भुलैया जैसा है? लगता है कि ये कोई मैप है। रैन ये सुनते हुए कहता है क्या एक मैप? ये कहाँ से मैप लगता है? तो जो कहता है हाँ ये हो भी सकता है, ये शायद उन माउंटेन में उस सीक्रेट सिटी का नक्शा है, ऐसे ही हो सकता है। तभी यान कहती है अरे देखो इसमें कुछ लिखा हुआ है, और वो देखती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है प्लीज इस कोड को स्कैन करे और पे करे। तो ये सुनते हुए रैन कहता है क्या क्या ये बकवास है? इस भूल-भुलैया से निकलने के लिए हमें इसको पे करना पड़ेगा। जो से देखते हुए वो मैप को अपने पॉकेट में रख लेता है और सभी लोगों से कहता है तो चलते हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस माउंटेन के अंदर क्या है, हमें आगे जाकर देखना ही होगा। दूसरी तरफ लियू ब्यू उस डॉल को पकड़ते हुए कहता है क्या हमें इसका क्या करना चाहिए, क्या हम इसको भी ले चले? तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है तो ठीक है उसे ले आओ, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। और फिर शाम होने वाली होती है, वो सभी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। जो सभी लोगों से कहता है हाँ शाम होने वाली है, हमें यहाँ पर ही रुकना चाहिए। और वैसे भी क्या यहाँ पे चीड़ का पेड़ है, अगर तुम लोगों को चीड़ का पेड़ दिखे तो वहाँ से अपना खाना इकट्ठा कर लो। तभी वो देखता है कि रैन एक पेड़ को काट रहा होता है और उस पेड़ से पानी निकल रहा होता है। तो ये देखते हुए जो उससे कहता है क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? दूसरी तरफ वहाँ पे दूसरा बंदा आते हुए कहता है हाँ क्या हम इसे पी सकते हैं, मुझे वैसे भी काफी ज्यादा प्यास लगी है। तो रैन उससे कहता है नहीं हम ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने ब्लेड पे जहर लगा रहा हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है क्या क्या तुम ब्लेड में जहर लगा रहे हो? ये तुम किसका प्लान बना रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में रैन को दिखाया जाता है जो कि किसी पेड़ को काट रहा होता है और जिससे पानी निकल रहा होता है। तो ये देखते हुए जोश से कहता है क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? तभी वहाँ पे लियू आते हुए कहता है हाँ क्या हम इस पानी को पी सकते हैं? तो रैन उसे डराते हुए कहता है नहीं हम ये नहीं कर सकते, मैं ब्लेड पर जहर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हें देखना है? तो ये सुनते हुए लियू काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है क्या तुम ब्लेड पर जहर लगा रहे हो? तुम्हारा प्लान क्या है? तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो? और फिर कुछ समय बाद लियू पेड़ पर एक चीज देखता है और वो उसे तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। और ये सब देखते हुए वो कहता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, ऐसी चीजें यहाँ पे क्यों हो रही है? हमने बैरियर पर लौटने का फैसला किया था लेकिन हम उसी समय भेड़ियों के चंगुल में फंस गए और वो भेड़िया नहीं होते तो हम लोग कब को वहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। मुझे लगता है कि वो भेड़िए और वो बीआई एक ही साथ काम कर रहे हैं। भेड़िए शुरू से ही अच्छी चीज नहीं है, ये काफी बुरे हैं। और ये कहते हुए लियू चिल्ला रहा होता है कि तभी वहाँ पे रैन आ जाता है और उससे कहता है तुमने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत है, क्या तुम जानते हो कि बीआई क्या है? लियू कहता है नहीं मैं ये सब नहीं जानता। रैन से कहता है बीआई भी एक भेड़िया है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि वो शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। जब वो अपने पैरों को हिलाने में असमर्थ हो जाते हैं तो दूसरा भेड़िया वहाँ पे आता है और उसे अपने पीठ पे उठाते हुए ले जाता है। और ये भेड़िया अपना पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगे। क्या ऐसा इंसान कभी करेगा? वो कभी ऐसा नहीं करता। वो बुरी वक्त पर अपने दोस्त को छोड़कर चला जाता है और ये काफी ज्यादा अजीब है। और फिर वहाँ के सभी लोग उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ पे सभी लोग मिलकर आग सेक रहे होते हैं, जहाँ पे रैन उस पाइन को पकड़ते हुए कहता है ये काफी ज्यादा अजीब है, ये पाइन यहाँ पे ये पाइन आजकल काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं। तो ये सुनते हुए जोश से कहता है ऐसा शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि अभी ऑक्सीजन की मात्रा काफी ज्यादा है तो इसलिए ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया होगा। वैसे मुझे नहीं पता कि तुम कैसे महसूस कर रहे हो, लेकिन हमारा शरीर ये पूरी तरीके से थक गया है, लेकिन हम अभी भी अच्छी तरीके से सोच सकते हैं। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है तो उनके पास दिमाग भी है। और फिर रैन जोश से कहता है क्या उस बैरियर के आसपास कोई भी सिमिलर माउंटेन है? तो ये सुनते हुए जोश से कहता है हाँ है, लेकिन वो सभी टिंडर कॉर्प्स के द्वारा लिए गए हैं। ये सुनते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे कहता है क्या टिंडर कॉर्प्स? आखिर ये क्या है? मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना, आखिर ये किस तरह का कल्ट है? तो ये सुनते हुए जोश से कहता है वो एक इंडिविजुअल स्टोरियम है और वे आजकल 20 से अधिक बैरियर को कंट्रोल करते हैं और वो बैरियर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं सुना है। रैन जोश से कहता है तो क्या तुम जानते हो वो कंट्रोल करने वाली जगह वो कहाँ है? तो ये सुनते हुए यहाँ उससे कहती है वो जगह पूरी तरीके से मिस्टीरियस है। टिंडर कॉर्प्स के पास एक मजबूत से मिलिट्री फोर्स है और उन्होंने उस जगह को दबा दिया। शायद सिर्फ टिंडर कॉर्प्स के कोर मेंबर है उस जगह का पता लगा पाएंगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है यहाँ जियो जू से ज्यादा जानती है, इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई है? अभी जो सभी लोगों से कहता है क्या तुम लोग ने पहले कभी जर्नी टू द वेस्ट देखी है? उस बुक में कोई है जो कि 13,500 किलोग्राम का वजन उठा सकती है, जो कि इस तरह के माउंटेन को बिल्कुल समतल बना सकती है। मुझे उस समय विश्वास नहीं हो रहा था जब मैं इसे रीड कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या आखिर ये क्या बोल रहा है? मैंने कभी भी जर्नी टू द वेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा। और लेकिन ये सवाल है कि ये कह रहा है कि वो आदमी 13,500 किलोग्राम का वजन
वजन उठा सकता है, ये तो लगभग 6 टन का होगा। ये बात तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। तभी रैन के पास लिवियो आते हुए कहता है, हे तुम क्यों नहीं जाते, तुम फिर से एक विश क्यों नहीं मांगते जहाँ पे वो सुअर फिर से आ जाए और यहाँ पे टकरा के मर जाए। तो वे सुनते हुए रैन उससे कहता है, क्या वो तो बस ऐसा ही कोइंसिडेंस था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और तुम्हें ऐसा ही लगता है कि ये काम करता है तो तुम खुद इसे आजमाओ, मैं ये नहीं करने वाला। रैन की बातें सुनते हुए लिवियो कहता है, तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक विश मांगता हूँ जहाँ पे कोई जानवर यहाँ पे आ जाए और हमें खाने दे। तभी वहाँ पे हलचल होती है और ये सुन के हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर आ गए हैं। तो ये देखते हुए रैन लिवियो से कहता है, तुम्हारा मुंह ये तो सच में काम कर गया, यहाँ पर तो सच में जानवर आ गए हैं। ये सुनते हुए लिवियो कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे, आखिर ये क्या हो गया। रैन उससे कहता है, तो ठीक है, चलो जाओ और उनसे समझौता करो कि आज हम लोग सब्जियों से काम चला लेंगे, उन्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है और वो लोग हमें छोड़ दे। तो ये सुनते हुए लिवियो से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा, वो मुझे खा जाएंगे। और लिवियो रोते हुए सारे जानवरों को कहता है, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनते हुए वो सारे के सारे जानवर वहाँ से चले जाते हैं। रैन भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये कैसे काम किया, तुम ये कैसे कर सकते हो। और वो अपने मन में कहता है, क्या ये आदमी भी मेरे भाई यान की तरह अपना विश मांग के पूरी कर सकता है, क्या इसके पास भी ऐसी ताकत है, क्या इस आदमी ने भी मेरी भाई की तरह अपनी ताकत को अवेकन कर लिया है। जंगल में कुछ आवाज आने लगती है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, रुको, शायद वहाँ पे कुछ है। यहाँ पे वो सभी जानवर आए थे लेकिन उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, क्या उन जानवर के पीछे कोई था, क्या उन जानवरों का कोई पीछा कर रहा था, क्या उसके पीछे कुछ भयानक हो सकता है। तभी हम जंगल में देखते हैं कि वहाँ पे एक जंजीर से कुछ बंधा हुआ होता है और उससे बहुत ही तेज आवाज आ रही होती है। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, क्या आखिरी आवाज क्या थी। और इसे देखते हुए वो सभी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी अचानक से वो आवाज बंद हो जाती है। तो ये देखते हुए रैन कहता है, क्या वो आवाज बंद हो गई है। लिवियो चिल्लाते हुए कहता है, शायद हमें दूसरी जगह जाके छिप जाना चाहिए। लिवियो चिल्लाते हुए कहता है, क्या हमें दूसरी जगह जाके छिप जाना चाहिए। रैन उससे कहता है, रुक जाओ, थोड़ा और इंतजार करो, हमें यहाँ पे रुक के देखना चाहिए कि आखिरकार ये क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, आखिर ये चेन की आवाज ये क्या हो सकती है। यांग कहती है, जंगल में कुछ डरावना होना चाहिए जो कि अपने कल्पना से बाहर है, मुझे लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है। रैन कहता है, क्या आप लोगों ने नोटिस किया, ये कुछ अजीब है। जब हमने उस कैनियन को पार किया था तब वहाँ पे बहुत सारे इंसानों के कंकाल थे, लेकिन हमने जंगल में किसी भी इंसान के कंकाल नहीं देखे हैं और ये काफी ज्यादा अजीब है। हमारे साथ एक बंदा था जो कि अचानक मर गया था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है। और वैसे भी हमने यहाँ पे किसी भी जानवर को नहीं देखा था। तो ये साबित करने के लिए मैंने उस जगह पे अपनी मछलियों का हड्डियों को फेंक दिया था, लेकिन वो कुछ ही समय बाद वहाँ से गायब हो गया था और इसके चारों ओर कुछ भी नहीं था। ये काफी ज्यादा अजीब है। जूजिया की लाश भी ऐसे ही गायब हुई थी बिना किसी निशान के। और इन गायब होने वाली चीजों को देख के हमें ये लगता है कि ये सभी उस जंगल में गायब हो गए थे और इसके पीछे कुछ बड़ा हो सकता है। लिवियो कहता है, क्या ये कोई ऐसा जानवर है जो कि विकसित हो सकता है। तो रैनो से कहता है, नहीं मुझे नहीं पता। तभी जो कहता है, अपने आप को इतना टेंशन में मत लो, ये काफी ज्यादा बुरी बात हो सकती है। हम इन पैटर्नों को महसूस कर सकते हैं, कम से कम हम इससे पहले से ही काउंटर मेजर तैयार कर सकते हैं। ये सुनते हुए दूसरा आदमी कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, हम जितना जंगल से दूर रहेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। जो कहता है, हाँ अब से हम उस रास्ते से चलेंगे जहाँ पे पेड़ कम होगा। ये सब सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या ये इतना आसान होने वाला है, मुझे तो नहीं लगता। तभी इसको बहुत ही जोर से आवाज आती है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि जंगल से कुछ लाल आंखों वाले चमकता हुआ जानवर उनके पास आ रहा होता है और वो काफी जोर से चिल्लाता है। तो ये देखते हुए रैन और यान दोनों ही उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो सभी लोगों से कहता है, अगर ये बाहर आता है तो तुरंत इसे मार देना, मैं इसे रोकने के लिए अपनी शैडो को यूज करूंगा, तो जल्दी तुम ये जल्दी कर देना। ये सुनते हुए रैन कहता है, तो ठीक है। तभी रैन देखता है कि वो जानवर उनके पास ही आ रहा होता है। ये देखते हुए रैन उन लोगों से कहता है, हाँ वो हमारे करीब आ रहा है। तभी वो जानवर अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में कहने लगते हैं, क्या ये अचानक क्या हो रहा है, लगता है कि वो हमारा पीछा छोड़ दिया है, हमें कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। रैन कहता है, ये गुफाबद्ध जंगल से महज 10 मीटर दूर है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये जंगल में कुछ गलत है, अपने आप को भाग्यशाली समझो कि हम लोग यहाँ पे बच गए हैं। तभी जो कहता है, शायद खतरा टल गया है, अभी के लिए आप लोगों को आराम करना चाहिए, मैं आज रात पूरी तरीके से यहाँ पे जागे रहूंगा और तुम लोगों का ख्याल रखूंगा। तो ये सुनते हुए रैन और यांग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो ये सब देखते हुए जो कहता है, ठीक है, अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो तो मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना काम करूंगा और यहाँ के रखवाली करूंगा। और कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है जहाँ पे दूसरी जगह एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तो ये सब सुनते हुए वो सभी लोग उठ जाते हैं और बाहर निकलते हुए कहते हैं, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, क्या वहाँ पे कोई ज्वालामुखी फट गया है। जो कहता है, ऐसा लगता है कि उस माउंटेन में एंटर करने वाले दूसरे कल्ट के लोग ये सब कर रहे हैं, चलो चलते हैं, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। तो ये सब सुनते हुए रैन उससे कहता है, क्या तुम जीना नहीं चाहते हो, हमारे सामने अभी भी एक धमाका हुआ है और हमें पता भी नहीं है कि आगे हमारा किस तरह के और हमें पता भी नहीं है कि आगे किस तरह का खतरा हमारा इंतजार कर रहा है। जो कहता है, हाँ लेकिन जबकि हम लोग यहाँ पर ही है और पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो हमें आगे ही बढ़ना चाहिए और पहले जाके उस माउंटेन की मिस्ट्री की तलाशी करनी चाहिए। और फिर वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है और सभी के पसीने छूट रहे होते हैं। और यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलता इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो बैंड के सारे लोग उस माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। वहाँ पे लुओ रैन से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जानवर आकार में बड़े हो रहे हैं लेकिन इंसान नहीं। लेकिन इस बीच वो सुपर ह्यूमंस ये लोग काफी ज्यादा विकसित हो गए हैं। तो ये सुनते हुए जोर से कहता है, पुराने समय से ही इंसान जिस चीज पर काम कर रहे थे वो है दिमाग, और इंसानों ने दिमाग को विकसित किया है। रैन कहता है, टीचर झांग ने कहा था कि ह्यूमन बॉडी में एक जीन पाई जाती है जो कि इंसानों के मांसपेशियों को बढ़ने से रोकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान पर्यावरण के साथ ही अपना अनुकूल यानी कि रहने का तरीका बना लेता है, और वो अपनी मसल को विकसित ना करके अपने दिमाग को विकसित करता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग काफी ज्यादा तेज हो जाता है। ये सुनते हुए यांग उससे कहती है, लेकिन मैंने सुपर ह्यूमन को फिजिक्स इवॉल्व के साथ देखा था, तुम इससे क्या समझते हो। तो ये सुनते हुए रैन उससे कहता है, शायद उनके पूर्वज जानवर होंगे या फिर कुछ और हो सकता है, तो इसी वजह से वो लोग ऐसा हो सकते हैं। ये सुनते हुए उन चारों का मुंह लटक जाता है। लुओ रैन से कहती है, हाँ, तुम्हारे शहर में तुम्हारे टीचर वो काफी ज्यादा दिमाग वाले होंगे, है ना, उनके पास काफी ज्यादा जानकारी होगी, है ना। ये सुनते हुए रैन कहता है, हाँ, वो जानकार तो है लेकिन वो काफी ज्यादा बकवास करते हैं। तभी आगे बढ़ते हुए जो कुछ देखता है और सभी लोगों से कहता है, रुक जाओ, आगे इंसानों की लाश है, और वो सभी उन इंसानों की लाश के पास जाते हैं। जहाँ पे जाते हुए जो कहता है, ये तो बहुत ही ताजा मांस है, लगता है ये कुछ समय पहले ही हुआ था। तो रैन उस लाश को तरफ देखता है और उसे वहाँ पे एक आर्मी का टैग मिलता है, जो कि देख के वो कहता है, ये तो जूजिया का है। वहाँ पे एक पॉइजन से मरने वाला जूजिया, उसका लाश आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कैसे आया, आखिर यहाँ पे क्या हो सकता है। सभी लोगों से कहता है, इसके लाश को देखते हुए लगता है कि किसी जानवर ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से काटा है। तो ये सुनते हुए जोश से कहता है, बकवास करना बंद करो, ये तो किसी इंसान के काटने का निशान है। रैनो से कहता है, क्या तुम श्योर हो इसके बारे में। जोश से कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है, मेरे पहले प्यार ने मुझे एक बार अपने बाएं हाथ में काटा था, ये बिल्कुल वैसा ही निशान है। तो ये सुनते हुए रैन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हम लोग लगभग मौत के कगार पे है और तुम ये बातें कर रहे हो। जो कहता है, हाँ, ठीक है, लेकिन ये लाश पर इंसानों के काटने का निशान क्यों है, क्या कोई इतना ज्यादा भूखा हो सकता है कि वो इंसानों को ऐसे खा डाले। तभी रैन उन सभी लोगों से कहता है, दोस्तों, क्या तुमको लगता है कि ये चीज वही हो सकती है जो कि कल रात उस जंजीर से बंधा हुआ था। तो ये सुनते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी यांग कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, 3 मैन टैक्टिकल फॉर्मेशन का यूज करो, यहाँ से एम्बुशिंग करने से बचो। तो ये सुनते हुए रैन कहता है, क्या टैक्टिकल फॉर्मेशन, आखिर ये सब क्या है। यांग उससे कहती है, क्या तुम्हारे टीचर ने इसके बारे में बताया नहीं, मैं तो सोचा था कि तुम सब कुछ जानते हो। तो ठीक है, तुम जाओ और मेरी बाई तरफ के एरिया को संभालो। रैन यांग को देखते हुए अपने मन में कहता है, यांग जी, ये तो हमारी टीम को अच्छी तरह से संभाल रही है, ये काफी अच्छी कमांडर है। ऐसा लगता है कि सभी ने ये महसूस कर लिया कि यांग जियाओ काफी अच्छी कमांडर है, और वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी जो को गोलियों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही होती है, और वो सभी लोगों से कहता है, गोलियां नजदीकी चल रही है, इसका मतलब हम लोग अपने मकसद के करीब पहुंच गए हैं, हमें जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तभी रैन को कोई आवाज सुनाई देती है और वो कहता है, रुको, यहाँ पे कुछ है, और जो देखता है कि वहाँ पे एक बुलेट आई हुई होती है। तो ये देखते हुए वो कहता है, एक बुलेट, ये तो किंग कंसोर्टियम द्वारा बनाई गई है, ये उसी की तरह ही दिखता है। तो ऐसा लगता है कि किंग कंसोर्टियम यहाँ भी है और उन्होंने अपनी चाल चल दी है। तभी वहाँ पे बहुत ही तेजी से एक जंगली सुअर दौड़ते हुए आता है। ये देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो जंगली सुअर दौड़ते दौड़ते आगे चले जाता है। तो उसे देखते हुए वो लोग आपस में कह रहे होते हैं, ये सुअर, इसके पैर तो जख्मी है, तो ठीक है, हम लोग इसे मार सकते हैं और इसका शिकार कर सकते हैं। लिवियो कहता है, हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग इसका मांस खा सकते हैं, ये तो काफी ज्यादा टेस्टी होगा। और वो लोग उसका शिकार करने ही वाले होते कि तभी जो कहता है, अरे इसे जाने दो, गोली मत चलाओ। ये सुनते हुए लिवियो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसे कहता है, क्या हम लोग इसे जाने दे, तो मुफ्त का मांस है, अगर हम इसे पका कर नहीं खाते तो हम लोग काफी ज्यादा कमजोर पड़े जाएंगे और ये सुअर ये भी बेकार हो जाएगा। तभी रैन लिवियो से कहता है, अरे पागल, तुम अपना दिमाग का यूज क्यों नहीं करते, हम लोग अभी यहाँ पे खतरे में पड़ सकते हैं। लिवियो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब क्या है। तो जो कहता है, अगर हम लोग यहाँ पे आग जलाएंगे तो हम लोग काफी लोगों के नजर में पड़ जाएंगे और यहाँ पे जंगली जानवर भी आ जाएंगे, तो इसके कारण हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। तो लिवियो कहता है, लेकिन यहाँ पे तो किंग भी आया है, और क्या हम लोगों को उनके साथ शामिल नहीं होना चाहिए, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ये सुनते हुए यांग से कहती है, किंग यहाँ पे रहस्य के लिए आया है, और क्या तुम्हें लगता है कि अगर वो हमें ढूंढ लेता है तो वो हमें जाने देगा। तो हमारे पास सबसे सेफ ऑप्शन है कि हम लोग अगर एक बार भी उनसे टकरा जाते हैं तो हम लोगों को उन्हें तुरंत मार देना पड़ेगा। तो जो सभी लोगों से कहता है, तो ठीक है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये कहते हुए सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वो गनशॉट रुक जाती है और जोरन से कहता है, अगर हमें गुरिल्ला टैक्टिक्स से लड़ना है तो हमें बाकी 3 लोगों को छोड़ना पड़ेगा, वे हम तीनों को नहीं रख सकते। तभी रैन देखता है कि पीछे से 3 लोग आ रहे होते हैं। उन 3 लोगों को देखते हुए जो रैन से कहता है, क्या यांग जियाओजिन कहाँ पे है। तो ये सुनते हुए लिवियो कहती है, क्या वो कहाँ पे है, आखिर वो कहाँ गायब हो गई है। रैन अपने मन में कहता है, कहाँ, आखिर वो कहाँ चली गई होगी। तभी उनको जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। तो ये सुनते हुए लिवियो कहता है, क्या ये आवाज फिर से सुनाई दे रही है, आखिर ये क्या हो सकता है। तभी वो आगे देखता है कि रैन और जो वो दोनों ही गायब होते हैं। तो ये देखते हुए लिवियो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये दोनों कहाँ पे चले गए, और वो आवाज उनके करीब आ रही होती है। तो ये देखते हुए वो लोग बहुत ही तेजी से भागने लगते हैं। लिवियो सबसे ज्यादा पीछे होता है, चिल्लाते हुए
हुए वांग लई से कहता है, वांग लई तुम इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो? जब तुम्हें चोट लगी है तो तुम इतना तेज कैसे दौड़ सकते हो? और वो लुओ से भी कहता है, तुम जैसे सुपरस्टार इतने तेज कैसे दौड़ सकता है? लुओ भी आगे बढ़ते हुए अपने टांग से वांग लई को वहीं पर ही गिरा देता है और आगे भागते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जिंदा रहने के लिए कोई बलिदान तो देना ही पड़ेगा। तभी वो राक्षस पीछे से आ जाता है और जांग को वहीं पर ही मार डालता है। दूसरी तरफ लियो और लुओ दोनों ही आगे भाग रहे होते हैं। लियो चिल्लाते हुए कहता है, इसका कोई भी अंत नहीं है, मैं बस जिंदा जाना चाहता हूँ, कोई मुझे बचाएगा। और वो लुओ से कहता है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे कोई बलिदान तो देना ही पड़ेगा। और ये कहते हुए वो लुओ को पकड़ने वाला होता है कि तभी वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, यानी कि आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लुओ और लियो है, तो ये देखते वो लोग कहते हैं, आखिर तुम लोग कौन हो? लियो चिल्लाते हुए उन ऑफिसर से कहता है, वो मास्टर हमारे पीछे है, जल्दी उन्हें मार डालो और हमें बचा लो। तभी वो सारे ऑफिसर्स उन दोनों से कहते हैं, जल्दी करो और अपने घुटने पर बैठ जाओ और अपने हाथ पीछे कर दो। और वो सारे ऑफिसर्स आगे जाके देखते हैं कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर होता है, तो वो सारे ऑफिसर्स फायर करते हुए उस मॉन्स्टर को भगा देते हैं और लुओ को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अभी वो लोग देखते हैं कि लुओ के पास वही पपेट होती है, तो ये देखते हुए वो ऑफिसर्स कहता है, क्या ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम क्या छिपा रहे थे? और वो दोनों ऑफिसर्स आपस में कहने लगते हैं, आखिर ये क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्या बकवास है, लेकिन रहने दो, ये हमारे पास ले चलो, ये हमारे पास रात को काम आएगा। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर चल रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, यांग हमारे साथ ही थी, लेकिन अचानक वो कहाँ पे गायब हो गई और हमारा टीम ये तो तुरंत बिखर गया। मैंने और जियो ने दोनों ही अकेले काम करना चुना क्योंकि हम अभी भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये मिस्ट्री सच में क्या है जिसके लिए हर कोई लड़ रहा है। अब जबकि मैं यहाँ पे पहले से ही हूँ तो मुझे खा लिया तो वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ है, तो पहले मैं अंदर जाके देखूंगा कि यहाँ पे क्या है। तभी रैन को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, तो ये देखते हुए रैन चौकन्ना हो जाता है और उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या ये लोग किंग कंसोर्टियम के लोग हैं? और वो सारे ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमने उस टेस्ट सब्जेक्ट को फाउंड कर लिया है, जल्दी हमें बैकअप बुलाना चाहिए। तो ये सुनते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या टेस्ट सब्जेक्ट? आखिर ये क्या है? ये लोग आखिर इस माउंटेन में क्या करना चाहते हैं? क्या ये इतने लोग एक साथ एक राक्षस को मार नहीं सकते? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब वो मॉन्स्टर का ध्यान इनके ऊपर है तो मैं अंदर जा सकता हूँ, ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है। चुपचाप ऊपर जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा जगह होता है जहाँ पे बमबारी हुई होती है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, आखिर ये क्या है? वह वजह थी जिस पर अभी भी बमबारी हुई थी, लेकिन ये लोग यहाँ पे किस लिए खुदाई कर रहे हैं? और रैन आगे जाता है जहाँ पे एक डॉक्टर एक जानवर का इलाज करता है। रैन आगे बढ़ते हुए एक सिटी में चले जाता है। तभी वो देखता है कि उस बिल्डिंग के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन है? एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में रैन को देखते हैं जो कि इस बैरियर में पहुंच चुका होता है और वो देखते हैं कि इस बड़े से बिल्डिंग में एक जगह का आदमी खड़ा हुआ होता है, जो देख के रैन काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में कहता है, क्या ये वही है क्विंग जेन? शायद ही इस ऑपरेशन के पीछे का मेन कमांडर होगा। अगर आमतौर पर मैं किसी ऐसे इंसान को देखता जो कि सफेद कपड़े पहने हुए जंगल में घूमता तो मैं उसे बेवकूफ समझता, लेकिन ये आदमी ये तो छत के ऊपर खड़ा है जो कि एक सफेद कपड़ा पहना हुआ है, तो शायद इसलिए ये कमांडर ही होगा। तो उसे लड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ की सुरक्षा ये तो काफी ज्यादा सख्त है। यहाँ पे तो 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स है। ऐसा लगता है कि यही वही है जिसके बारे में जू बात कर रहा था। अभी परजन का सिचुएशन देखते हुए लगता है कि मेरे लिए क्वीन के हाथों से कुछ भी हासिल करना ये काफी ज्यादा कठिन हो सकता है और मैं ऐसे ही अपने जान को जोखिम में नहीं डाल सकता। यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा सोच समझ के काम लेना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? और ये कहते हुए रहना आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है, ये एक बहुत ही बड़ा शहर है, भले ही ये जगह खंडर बन गया हो लेकिन इसकी जगह ये अभी भी काफी ज्यादा मजबूत है। मैं ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि ये शहर कितना सुंदर दिखता था। तभी रैन देखते हैं कि एक बोर्ड पे जिया यू कान का पोस्टर लगा हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है, क्या ये जिया यू कान कौन है और ये क्या कोई जगह है? नाम तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लगता है। और फिर रैन आगे बढ़ता है। वो आगे बढ़ते बढ़ते काफी सारे दुकानों को देखता है और उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। सबसे पहले हमें प्लास्टिक की गुड़िया मिली और उसके बाद हमें QR कोड मिला और आते आते ये गंदे गंदे बिलबोर्ड जो कि जियो यू कान कहा जाता है। मैंने यहाँ पे आके अपने जान को जोखिम में डाल दी बस ये देखने के लिए आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया। तभी रैन वहाँ पे कुछ देखता है और उसकी ओर काफी तेजी से चले जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो अपने मन में कहता है, तो यहाँ पे सिगरेट और शराब की दुकान भी है, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये सारे के सारे सामान यहाँ पे हुए और अगर मैं इसे ऑफिस ले सकता हूँ मैं अपने विलेज में काफी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा जहाँ पे सिर्फ मेरा ही नाम चलेगा। ये तो काफी बढ़िया होने वाला है। मुझे यहाँ से सारा सामान ले जाना चाहिए। वो सारे के सारे सामान प्लास्टिक द्वारा पैकेट होंगे तो शायद वो अच्छे ही होंगे। एंड आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि वहाँ पे शीशा टूटा हुआ होता है और वो ये देखते हुए कहता है, अरे ये तो टूट गया है, लगता है कि अंदर काफी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और सिगरेट और
शराब ये सब कुछ सड़ गया होगा। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या मेरा अमीर बनने का सपना, ये तो सब कुछ खत्म हो गया, ये तो कितना शर्म की बात है, मेरा सपना पल भर में चकनाचूर हो गया, अब मैं क्या करूंगा। रैन गुस्से में कहता है क्या मैं ऐसे ही वापस जाऊंगा, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे यहाँ से कुछ तो लेना चाहिए, मुझे कहीं और देखना चाहिए। और ये कहते हुए रैन आगे बढ़ता है जहाँ पे वो काफी सारे गुड़िया को देखता है, जो कि देखते हुए अपने मन में कहता है तो यहाँ पे प्लास्टिक की गुड़िया भी है, क्या ये गुड़िया वास्तव में यूज की जाती है, मुझे तो नहीं लगता। रैनू ने देखते हुए अपने मन में कहता है शायद ये फुलाया गया है, लेकिन इनमें से एक गुड़िया ये तो बिल्कुल यांग जियाओजिन की तरह दिखता है। और उस गुड़िया को देखते हुए रैन उसका गला दबाने लगता है और उसका सारा हवा निकाल देता है। तब जाकर रैन को अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहता है मैंने तो काफी बढ़िया काम किया है, वैसे मुझे लगता है कि ये मुझे पता है कि किस काम के लिए यूज किया जाता है, शायद ये लवर्स के लिए यूज किया जाता होगा। और रैन आगे बढ़ते हुए एक शॉप में जाता है जहाँ पे जाते हुए वो ताका जाके करने लगता है, जहाँ पे वो एक डिब्बे को देखता है जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये देखते हुए रैन अपने मन में कहता है क्या ज़ाओबैलिन आखिर ये क्या है, क्या इसमें सोना है। और ये कहते हुए रैन उस डिब्बे को खोलता है और उससे कुछ बाहर निकलता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस डिब्बे को फेंकते हुए कहता है क्या पुरानी दुनिया में के सभी लोग झूठे थे, इस डिब्बे में कोई भी सोना नहीं है, ये क्या बकवास है। तभी रैन को एक आइडिया आता है और वो अपने मन में कहता है हाँ ये तो बिल्कुल सही है सोना, मैंने एक बार वांग फुगुई से इसके बारे में सुना था, ये काफी ज्यादा महंगा होता है, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ पे कुछ तो कुछ सोना होना चाहिए, और सोना इन दिनों काफी ज्यादा महंगा है और ये आसानी से सड़ता भी नहीं है, तो ये तो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है जिससे मैं अमीर बन जाऊंगा। और ये कहते हुए रैन खुश होने लगता है। दूसरी तरफ हम रैन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे यान और ली दोनों ही सोने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ पे यान ली से कहता है ली पिछले कुछ दिनों से आप मेरा काफी ख्याल रख रहे हैं तो इसलिए थैंक यू। तो ये सुनते हुए ली उससे कहती है अरे नहीं नहीं इतना कोई बात नहीं है, और वैसे ये तो काफी अच्छी बात है कि तुम्हारा बुखार ठीक हो गया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि रैन का दिन कैसा जा रहा है, वो कैसा होगा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा भाई अभी भी कैसा होगा, क्या वो सेफ होगा या नहीं। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है हाँ वो बिल्कुल सेफ है, तुम चिंता मत करो। यान अपने मन में कहता है हाँ मुझे बुखार आया था क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले एक विश मांगी थी, हालांकि सिस्टर ली पैसा लेके मुझे छोड़ सकती है लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, वो तो मेरी माँ की तरह केयर करती है, ये तो काफी अच्छी है। तभी ली चिल्लाते हुए यान से कहती है इसके अलावा अगर तुम ठीक हो गए हो तो कल से तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा और हाँ तुम्हें होमवर्क भी करना पड़ेगा। तो ये सुनते हुए यान काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उससे कहता है ली आप कैसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा भाई घर पर नहीं है। तो ये सुनते हुए ली उससे कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। और ये कहते हुए वो दोनों सोने लगते हैं। तभी बाहर से कुछ लोग अंदर आते हैं तो उनकी आवाज सुनते हुए वो दोनों उठ जाते हैं, जहाँ पे ली चिल्लाते हुए कहती है लगता है कोई बाहर आ गया है, ये कौन हो सकता है। तो यान उससे कहता है हाँ ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, इसके साथ काफी सारे लोग हैं और वो दोनों काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं। ली कहती है तुम यही रुको, मैं जाकर देखती हूँ, मैं उन्हें देख लूंगी। और ये कहते हुए ली अपने हाथों में चाकू लेते हुए दरवाजे की तरफ जाती है। तभी दरवाजे तोड़ते हुए वहाँ पे 3 गुंडे आ जाते हैं, जो देख के ली काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने चाकू से उन पर हमला करती है, लेकिन वो बंदा ली को रोक लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो ये देखते हुए ली काफी जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है नहीं 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 मुझे जाने दो, मुझे अभी जाने दो। दूसरी तरफ दूसरा बंदा यान को मारने के लिए उसके पास आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन यान उसे बड़ी इजीली डॉज कर लेता है। तो ये देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे कहता है शिट ये बदतमीज फुर्तीला लड़का, इसे तो मैं मार डालूंगा। तो उन लोगों को देखते हुए यान अपने मन में कहता है हाँ मैंने पहचानता हूँ, ये तो वही तीनों हैं जो कि शहर में घूमते रहते हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी। शायद वो लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि जब मैं बीमार था तो मेरे लिए मांस खरीदने के लिए मेरी बहन बाहर गई थी, तो इन लोगों का टारगेट मेरी बहन ही होगी। तभी वहाँ पे टीचर झांग आ जाते हैं और उन लोगों से कहते हैं हे तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ये सुनते हुए वो बंदा अपने हाथों में चाकू पकड़ते हुए झांग से कहता है हे बुढ़े आदमी हमारे कामों से दूर ही रहो, वैसे भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो कि हम तुमसे ले सके। तो ये देखते हुए यान कहता है तो आप लोग मिस्टर झांग के घर भी गए थे। तभी वो बंदा यान के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम गधे, तुम जल्दी से अच्छे बच्चे बन जाओ और अपना सारा पैसा मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये देखते हुए यान अपने मन में कहता है इन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये सभी मुझे मारना चाहते हैं। और वो बंदा जैसे ही यान पर हमला करता है वैसे यान उसके ऊपर अपने गन से फायर कर देता है। तो ये देखते हुए वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या इस गधे के पास एक बंदूक है, ये तो काफी खतरनाक है। और ये कहते हुए वो दोनों बंदे वहाँ से भाग लगते हैं। वो दोनों बंदे काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन यान तो काफी तीसमार खान होता है और वो अकेले ही उन दोनों को अपने गन से मार डालता है। और ये सब देखते हुए टीचर झांग अपने मन में कहते हैं मुझे पता था कि रैन काफी ज्यादा क्रूअल इंसान था, लेकिन मुझे ये चिंता थी कि यान भी ऐसा ना बन जाए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक 13 साल का बच्चा एक आदमी को मार गिराएगा। लेकिन उसने एक आदमी को नहीं बल्कि 3 आदमी को मार गिराया। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जिसके हाथ पर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं, वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी उसके पास ली आते हुए कहती है यान क्या तुम ठीक हो। और ये कहते हुए ली यान को गले लगा लेती है और उसे कहती है यान तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ खत्म हो गया है। तभी यहाँ पे टीचर झांग आते हुए यान से कहते हैं क्या इसे रैन ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, आपने इसे छिपाने के लिए आपने इसे जंगल में छिपा दिया था और ये
और करने के लिए आप हर समय जंगल में जाते रहते थे ताकि कोई इसे ना खोजे। तो ये सुनते हुए यान उसे कहता है हाँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं इसे वापस लाऊंगा तो मैं इसका यूज करूंगा। और यान टीचर जांग से कहते हैं सिस्टर ली और मैं अब ये शहर छोड़ रहे हैं, हम आपको और नीचे नहीं खींच सकते हैं। तो ये सुनते हुए टीचर जांग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उसे कहते हैं क्या वाइल्ड लैंड अभी सुरक्षित नहीं है और भेड़ियों के झुंड वहाँ पे आ चुके हैं। रेन ने तुम्हारे लिए तो एक अच्छा सा घर बना के रखा है जहाँ पे भेड़िया नहीं आ सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ से भागना नहीं है, मुझे इससे निपटने दो, मैं इससे निपट लूंगा। तो ये सुनते हुए यान उसे कहता है क्या आप इसे निपट लेंगे, क्या आप ये कर सकते हैं। और यान अपने मन में कहता है यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो गई है और ये आदमी इसे कैसे निपटेंगे। दूसरी तरफ हम बहुत सारे ऑफिसर को देखते हैं जो कि यान के घर आ रहे होते हैं। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफिसर्स यान के घर जा रहे होते हैं और वो लोग आपस में कह रहे होते हैं उम्मीद के मुताबिक रेन जियासु ने उस बंदूक को छीन लिया था। तो ये सुनते हुए वांग कोंगयोंग कहता है हाँ, केवल वही हो सकता है जो कि शहर में वो बंदूक को चला सकता है। तो ये सारी बातें सुनते हुए वांग फुगे उससे कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी, हमारा रेन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो काफी अच्छा बच्चा है। ये सुनते हुए वांग कोंगयोंग से कहता है नहीं, मुझे गलतफहमी नहीं हो सकती, अब मुझे पूरा यकीन है कि रेन ने वांग डोंगयोंग को मारा था, उसी ने उसको मारा था, वो गन छीन लिया। तो ये सुनते हुए वांग फुगे उससे कहता है नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वैसे भी रेन और वांग डोंगयोंग इतना ज्यादा करीब भी नहीं थे, चाहे रेन ने वांग डोंगयोंग को मार दिया हो या नहीं, इसे छोड़ो और यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे बात करते हैं ताकि हम लोगों को सब कुछ समझ में आए। तो ये सुनते हुए वांग कोंगयोंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और उसके सर पे गन रखते हुए कहता है बाहर में जाओ, मैं ये नहीं सुनना चाहता, नहीं पहले मुझे वहाँ पे जाना है, मुझे ये सच का पता लगाना ही होगा। और ये कहते हुए वो सभी लोग यान के घर चले जाते हैं जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे टीचर झांग खड़े होते हैं और उन सारे ऑफिसर को देखते हुए टीचर झांग कहते हैं वहीं पर रुक जाओ। और वो टीचर झांग एक पेपर उन लोगों को देखते हैं और उन लोगों से कहते हैं ये पेपर लो, इसे रखो और जाके बैरियर में देके आओ और साथ ही साथ फैट लो को यहाँ पे ले आओ और फिर मुझसे मिलो, जल्दी करो और इसे ये सौंप दो, वो समझ जाएगा कि इसमें क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप लोग संभाल सकते हैं। तो ये सुनते हुए उनमें से एक आदमी कहता है क्या, और इस स्कूल के बारे में क्या टीचर आप यही बोल रहे कि बॉस लुओ फैट लुओ है। तो ये सब देखते हुए वांग कोंगयोंग झांग से कहता है क्या आप यहाँ पे किस लिए खड़े हैं, क्या सिर्फ एक कार्ड से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए वांग कोंगयोंग उस कार्ड को ले लेता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है सीक्वेंस 178 रिफ्यूज बैरियर जान जिंगलिंग और ये झांग का कार्ड होता है। तो ये देखते हुए वांग कोंगयोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में कहता है क्या बैरियर 178। ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने सभी साथियों से कहता है चलो इन पर नजर रखो, मैं यहाँ से जल्दी आता हूँ। और ये कहते हुए वांग कोंगयोंग अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से बहुत ही स्पीड चले जाता है। दूसरी तरफ वो सारे के सारे बंदे यान और ली से कहते हैं तुम लोग हिलो मत और यहीं पर ही खड़े रहो। दूसरा बंदा कहता है तो जल्दी उन लोगों को खोजो, अब यहाँ पे कोई गन चली थी, जल्दी इसे ढूंढो। तो ये सुनते हुए दूसरा आदमी यान की तलाश लेने लगता है और उसे कहता है क्या तुमने बंदूक कहाँ पे छिपाई, जल्दी बोलो। तो उनकी ये सब बातें सुनते हुए यान काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो ये सब देखते हुए वो दोनों सोल्जर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ली झांग से कहती है मिस्टर झांग क्या आप ठीक होंगे। तो ये सुनते हुए मिस्टर झांग उससे कहते हैं आराम करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, वैसे भी ये लोग मेरे लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। तो यान टीचर से कहता है टीचर आपको इस तरह परेशान करने के लिए हम माफी चाहते हैं। तो ये सुनते हुए टीचर कहते हैं नहीं ये गलत बात नहीं है, वैसे भी आपने मुझे बचाया तो मैं आपको थैंक यू कहता हूँ। तो ये सुनते हुए यान उससे कहता है टीचर आप टीचर बनने से पहले क्या थे। झांग उससे कहता है हाँ मैं आर्मी में था। यान कहता है तो फिर आपने ये क्यों छोड़ा। तो झांग कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं मानवता को नहीं बचा पाया, जिस वजह से मैंने रैन को एक टीचर के रूप में चुना था, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस जगह को छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सही भाई वापस जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो ये सुनते हुए यान कहता है क्या सही भाई ये जगह तो नॉर्थ वेस्ट में है, आपने इसे हमारे क्लास में पढ़ाया था। तो ये सुनते हुए जान कहता है हाँ सेबाई की बर्फ स्प्रिंग के दौरान नहीं पिघलती है और यहाँ पे सब धूल और मिट्टी है, आपको एक भी पौधा यहाँ पे नहीं मिलेगा। यान कहता है तो फिर आपने अचानक सेबाई जाने का फैसला क्यों किया। जान कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया थोड़ा बदलना शुरू कर रहा है, मुझे जिन लोगों की जरूरत है वो लोग अभी मेरा वेट कर रहे हैं। यान कहता है क्या जो लोग आपका वेट कर रहे हैं आखिर ये लोग कौन हो सकते हैं। तो ये सुनते हुए जान उससे कहता है आप किसके बाद डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ये सिर्फ मुझे आखिर में बैरियर 178 में वापस भेज सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग कोंगयोंग बॉस लुओ के पास चला जाता है और उसे वही कार्ड दिखाता है। तो ये देखते हुए बॉस लुओ कहता है झांग जिन लिन ये कहाँ पे है, मुझे वहाँ पे ले चलो। तो ये सुनते हुए वांग कोंगयोंग कहता है ठीक है मास्टर मैं आपको वहीं पर ही ले चलता हूँ। और वांग कोंगयोंग बॉस लुओ को अपने साथ वहाँ पे लेते हुए उस जगह में चले जाता है जहाँ पे झांग रहता है, यानी कि वही विलेज। वहाँ पे कार पे बैठे हुए बॉस लुओ किसी से बात कर रहा होता है, वो फोन पे कहता है हाँ झांग जिन लिन ये दिखाई दिया है। तो ये सुनते हुए फोन में दूसरा वाला आदमी बॉस लुओ से कहता है क्या ये तुम्हें यकीन है कि वो सच में तुम्हें दिखाई दिया है। तो ये सुनते हुए बॉस लुओ कहता है नहीं मुझे अभी भी पूरा यकीन नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो ये सुनते हुए किंग झांग यानी कि वो फोन में बात करने वाला बंदा वो बॉस लुओ से कहता है तो ठीक है
उसे मार डालो। अगर तुम उसे मार डालते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि बैरियर 178 में उन मर्डरर बेवकूफों को आप आसानी से जाने देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बॉस लो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं इसे चुपचाप कर सकता हूँ। क्विंग जेंग कहता है नहीं, ऐसा कोई भी दीवार नहीं है जो इस दुनिया में राज छुपा सके। तो तुम उसे वापस बैरियर 178 में भेज दो। इस तरह हमारे पास सेबाई को पकड़ने के लिए कोई तो होगा जो कि हमारी मदद कर सके। भले ही वो वहाँ पे मर जाए, लेकिन वो यूएस किंग के हाथों नहीं मर सकता, और वो हम दोनों के हाथों पर भी नहीं मर सकता। और क्विंग उसे कहता है क्या तुम रेन जियासु को जानते हो? तो ये सुनते हुए बॉस लो कहता है अरे वही आदमी जो कि दवाई बेचता है। तो क्विंग कहता है क्या दवाई बेचने से क्या मतलब है तुम्हारा? वो किस तरह की दवाई बेचता है? बॉस लो से कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे आपको उन माउंटेन में कुछ मिला है क्या? मुझे अभी पता चला कि मैं जिस फीमेल सिंगर को पसंद करता था वो 2 दिन पहले ही उस माउंटेन में गई थी। तो ये सुनते हुए क्विंग कहता है अच्छा तो ये लुओ जिंगजू है जो कि एक सिंगर है, और रेन जियासु जो कि मेडिसिन बेचता है। तो दूसरा ये यांग जियाओजिन, ये कौन है? तो बॉस लुओ से कहता है यांग जियाओजिन, इसके बारे में तो मैंने भी नहीं सुना है। क्विंग कहता है तो ठीक है, और 2 क्वेश्चन। लियो जिंगयू कितने सालों से बैरियर में गा रही है, और ये क्या रेन की कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त लगती है? बॉस लुओ से कहता है नहीं, लियो जिंगयू ये 2 सालों से गा रही है, और जैसे कि आपने रेन जियासु के बारे में बोला था ये उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखती है। और क्विंग अपना फोन काट देता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गया। वैसे मैं किंग जेन हूँ, मैं किंग कंसोर्टियम से हूँ, लुओ लैन का छोटा भाई, और मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं तुम दोनों से मिला। और हम देखते हैं कि उसके सामने लुओ जिंगयू और लियो बियो बैठा हुआ होता है। उन्हें देखते हुए किंग कहता है मिस्टर लियो बियो और मिसिस लियो जिंगयू, तो मुझे बताओ उन तीनों के बारे में, मुझे और ज्यादा जानना है। जू जियानजू, यांग जियाओजिन और रेन जियासु। और वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या रेन जियासु और यांग के बीच कोई भी कनेक्शन है? उनका नाम लगभग मैच करता है। तो ये सुनते हुए लियो चिल्लाते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, कोई भी कनेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जू जियानचू वो तो एक सुपर ह्यूमन है, उसकी एबिलिटीज वो एक शैडो क्लोन बना सकता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है, जो एक गोली को भी रोक सकता है। मैं आपको सच में यांग जियाओजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा जानकारी है वो है रेन जियासु। तो ये सुनते हुए क्विंग कहता है क्या ऐसा क्यों है? तो ये सुनते हुए लुओ कहती है क्योंकि ये काफी ज्यादा परेशान है। तो लियो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके पास काफी बढ़िया स्ट्रेंथ है। जब हम लोग उस कैनियन में उस बहुत सारी मकड़ियों का सामना कर रहे थे तब सभी लोग अपना लाइफ बचाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वो अकेला था जो कि दूसरी तरफ जा रहा था। मैं तो उस समय खुद की मदद भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो दूसरे की मदद कर रहा था। वो एक आदमी को अपने कंधे पे बैठा के बहुत तेज दौड़ रहा था। मुझे पता नहीं कि वो एक आदमी को अपने कंधे पे बैठा के इतना तेज कैसे दौड़ सकता है। मुझे लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है। तो क्विंग उससे कहता है क्या कुछ और है जो तुम मुझे बता सकते हो? लियो भी उसे कहता है नहीं, कुछ और नहीं है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ भी याद आता है या फिर मैं गौर करता हूँ तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस को आप बिल्कुल मिस ना करें। सो बिना किसी तरीके से चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि लियो से कहता है जो चलो बताओ उन सभी का रिकॉर्ड किया है। तो ये सुनते हुए लियो से कहता है जू जियानचू वो एक इमेचुर सुपर ह्यूमन है, इसके पास डेंजर लेवल गेट सी है, और साथ ही साथ रेन जियासु उसके इंसान को देखते हुए लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है जिसका लेवल ग्रेड एफ है, और बाकी मेरे को नहीं पता। तो ये सब सुनते हुए दूसरा ऑफिसर इसके बारे में लिख रहा होता है। तभी और एक ऑफिसर आते हुए लियो का हाथ पकड़ते हुए उसके खींच रहा होता है। तो ये देखते हुए लियो से कहता है तुम क्या कर रहे हो, हम इसमें शामिल नहीं हैं और इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, हम तो नॉर्मल इंसान हैं, हम तो बस जूजियन के कहने पे यहाँ पे आए थे। तो ये सुनते हुए क्विंग से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का उन लोगों से कोई लेना देना है या फिर नहीं, लेकिन अगर आप इसमें शामिल हुए तो मुझे इसके बारे में चिंता करनी ही पड़ेगी। तो ये सुनते हुए लियो कहता है फिर आप हमारे साथ क्या करने का प्लान बना रहे हैं? तो ये सुनते हुए क्विंग से कहता है थोड़ी देर इंतजार करो और रुको, जरा सब्र करो और मेरे साथ आओ, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा चौंकना मत। और ये कहते हुए क्विंग उन दोनों को अपने साथ ले जा रहा होता है। क्विंग अपने सारे ऑफिसर से कहता है जू, रेन और यांग तीनों को खोजने में लग जाओ और 12 बजे से पहले वो सभी यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, और टीम 2, 3, 4 मेरे साथ आओ। उसकी बातें सुनते हुए जितने भी ऑफिसर होते हैं वो सारे उन तीनों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। तो ये सुनते हुए लियो से कहता है हे हम कहाँ जा रहे हैं? तो ये सुनते हुए क्विंग से कहता है तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और ये कहते हैं वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे जाते हुए क्विंग उन लोगों को कुछ दिखाता है। तो ये देखते हुए लियो और साथ ही साथ लुओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वो लोग देखते कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर है। तो ये देखते हुए लियो कहता है क्या ये एक मॉन्स्टर है? इसके दांत के साइज तो बहुत ही बड़े हैं, ये तो वही निशान है जो कि जूजिया के लाश पर थे, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये सुनते हुए क्विंग उससे कहता है ऐसा लगता है कि तुमने इसे काफी जल्दी समझ लिया है, वैसे क्या तुमने वो लाश देखा था जो कि फटी हुई थी? ये सब देखते हुए लू भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है ये भी क्या है? तो ये सुनते हुए क्विंग उन लोगों से कहता है इसको दवाई के पहले से बनाया गया था, हमने कुछ ही समय पहले ही इनके अस्तित्व के बारे में जाना, इससे पहले हम भी नहीं जानते थे, मुझे लगता है कि इन्हें कहा जाता है टेस्ट सब्जेक्ट। तो ये सुनते हुए लू काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है क्या टेस्ट सब्जेक्ट, आखिर ये क्या है? क्विंग कहता है हाँ, इनमें से कुछ मॉन्स्टर अभी लेबोरेटरी से भाग गए होंगे और कहीं चले गए होंगे।
होंगे। हम सभी इसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस है, ये सभी मॉन्स्टर अभी तक कैसे जीवित रहे होंगे। ये तो एक यहाँ पे लिविंग स्पेसिमेन है। तो लोग कहती है ऐसे लगता है कि क्विंग इस टेस्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आया है और शायद क्विंग उस लेबोरेटरी को ढूंढ रहा है जिसमें ये सभी के सभी टेस्ट सब्जेक्ट बंद कर दिए गए हैं। तो क्विंग उससे कहता है मुझे नहीं पता कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इनकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पूरी इंसानों की तरह ही है, लेकिन ये सभी काफी जल्दी ग्रो करते हैं, जो कि इनके सेल डिवीजन है। और थ्योरी के हिसाब से सेल डिवीजन हमेशा के लिए चलने में सक्षम होगा, लेकिन अजीब बात यह है कि सभी इंसानी कोशिकाएं औसतन 50 बार डिवाइड होने के बाद काम करना बंद कर देगी और ये फिर मर जाएंगे। यही कारण है कि इंसान बूढ़ा हो जाता है और बाद में जाके लास्ट में मर जाता है। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता? मुझे पता है कि लैब ने पहले से ही इसका तरीका खोज लिया है और वहाँ पे काफी सारे सर्किटरी भी होंगे जिससे कि ये लोग ह्यूमैनिटी के लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ इनह्यूमन क्रिएट हो जाएंगे। इन टेस्ट सब्जेक्ट ने ऑलरेडी अपने दिमाग खो चुके हैं, लेकिन उनकी फिजिक और एजिलिटी ये काफी ज्यादा है जो कि इंसानों को भी सरपास कर चुकी है। एंड इसकी ताकत की वजह से हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और ये सब बातें क्विंग अपने ऑफिसर को रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है। तो ये सुनते हुए वो ऑफिसर ये सब बातें लिख रहा होता है। तभी क्विंग अपने ऑफिसर से कहता है जल्दी इसके ऊपर एक ताकतवर सी रोशनी डालो। तो ये सुनते हुए एक ऑफिसर उस मॉन्स्टर के ऊपर एक बड़ी सी लाइट से रोशनी डालता है जिससे कि वो मॉन्स्टर डरने लगता है। तो ये देखते हुए क्विंग कहता है तो क्या ये लाइट से डरता है? तो ये सब देखते हुए दूसरा ऑफिसर कहता है रोशनी से डरने का 2 कारण है, उनका ह्यूमन पर्सनालिटी जो कि उन्हें प्रेजेंट में खुद का सामना करने से अनेबल बनाता है, और दूसरा है द जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो ये सब सुनते हुए क्विंग अपने मन में कहता है अगर ये लाइट से डरता है तो आज ही दिन में बाहर क्यों निकला था? क्या ये विकसित हो रहा है? लगता है अगर ऐसे ही हुआ आने वाले समय में ये काफी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन क्या उन तीनों का इससे कोई लेना देना है? दूसरी तरफ हम उन्हीं ऑफिसर को देख रहे होते हैं जो कि उन तीनों को ढूंढ रहे होते हैं। वो ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से कह रहे होते हैं क्या तुम्हें ये मिला? तो दूसरे ऑफिसर उससे कहते हैं नहीं, ये हमें नहीं मिला। और ये सारे ऑफिसर अभी भी उन तीनों को ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि एक डिपार्टमेंट स्टोर में जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो कहता है क्या ये लू वांग डिपार्टमेंट स्टोर है? और एक डिपार्टमेंट स्टोर है तो यहाँ पे मुझे काफी सारा कुछ मिलेगा और मैं एक सुनार की दुकान भी खोल सकता हूँ, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और ये कहते हुए रैन अंदर चले जाता है। जहाँ पे जाते हुए वो चारों तरफ देखता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। तो ये सब देखते हुए रैन अपने मन में कहता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा गंदगी है, क्या यहाँ पे सोने की दुकान भी हो सकती है? अगर मुझे ये दुकान मिल गई तो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाएगा, मैं तुम अमीर हो जाऊंगा। रैन कुछ टॉयज को देखता है जिन्हें देखते हुए वो अपने मन में कहता है आखिर ये क्या है? ये लोग किधर जा रहे हैं? ये तो उसी कहानी की तरह लग रहा है जो कि यान ने मुझे बताया था। और रैन मंकी किंग को उठाते हुए उस घोड़े पर रख देता है और अपने मन में कहता है ये वही है जो कि इस घोड़े के ऊपर बैठा हुआ होना चाहिए। और रैन आगे जाते हुए अपने मन में कहता है तो वो सोनार की दुकान कहाँ पे है? सच में यहाँ पे कोई दुकान भी है या फिर नहीं? और ये कहते हुए रैन आगे जाता है तभी उसे कुछ मिलता है और वो सब देखते हुए अपने मन में कहता है सिल्वर वेयर, ये तो काफी अजीब है और एक बार इसमें ऑक्सीडाइज अगर पड़ जाता है तो ये काला हो जाएगा, ये तो मेरे लिए बेकार है, इसे फेंक देना चाहिए। और ये कहते हुए रैन उसे फेंक देता है तभी उसे कुछ मिलता है। तो ये देखते हुए अपने मन में कहता है क्या ये सोना है? जैसे कि मैंने सोचा था शायद ये सोना ही होगा। और रैन के सामने काफी ज्यादा सोना होता है जो कि देख के रैन काफी ज्यादा खुश होता है और अपने मन में कहता है इतना ज्यादा सोना, इससे तो मैं काफी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और मैं इसे अपने गाँव में ले जाऊँ और अगर मैं सोने की दुकान खोल दूँ तो ये मेरा सपना नहीं रह जाएगा, ये तो सच हो जाएगा, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन इन सभी सोने को मैं वापस कैसे ले जा सकता हूँ? मुझे कुछ सोचना ही होगा। तभी रैन को एक आइडिया आता है और रैन सोने के बर्तनों को अपने हाथ में लेता है और अपने मन में कहता है सोने के बर्तनों को एक साथ लो और तोड़ो और फिर उसे इकट्ठा कर लो, ये तो काफी बढ़िया है, इससे मैं काफी ज्यादा सामान ले सकता हूँ। और ये सब लेते हुए रैन अपने सिस्टम स्टोर में बनने जाता है, लेकिन उसका स्टोर पहले से भरा हुआ होता है। ये सब देखते हुए रैन काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये स्टोर पहले से भरा हुआ है? फिर जाकर रैन अपने क्लॉक को उतारता है और सारा का सारा सोना उसमें डालता है एंड कंधे पे उठाते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रैन को कुछ ऑफिसर्स के पैरों की आवाज आती है जो कि देख के रैन काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और चुपके से उन्हें देखने लगता है। वो उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है क्वीन की सेना अचानक से क्यों यहाँ पे आ गई है? क्या ये मेरा पीछा कर रही है? ये तो काफी सारे हैं, क्या यहाँ पे अभी लड़ाई होने वाली है या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई खतरा हो? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर आगे बढ़ रही है। तभी वो लीडर को कुछ महसूस होता है और वो वही टॉय को देखता है जो कि एक भिक्षु और मंकी किंग का होता है। वो उसे कुछ नोटिस करता है जहाँ पे उसे कुछ अजीब लगता है। तो ये देखते हुए वो अपने सारे ऑफिसर को लेते हुए वहाँ पे चला जाता है और इस टॉय को ठीक करते हुए अपने मन में कहता है मुझे पूरा यकीन है कि ये भिक्षु सफेद घोड़े की सवारी कर रहा था और ये बंदर उसके पास ही बगल में खड़ा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आखिर किसने किया होगा? और वो अपने ऑफिसर से कहता है ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे था जो कि यहाँ पे घुस बैठा था, हमें उसकी तलाशी करनी चाहिए। और ये कहते हुए वो बंदा अपने सारे ऑफिसर को लेते हुए रैन को खोजने के लिए लग जाता है। तो ये देखते हुए रैन काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है क्या ये क्वीन के ऑफिसर्स ऑफिस क्यों आ रहे हैं? क्या ये मुझे ढूंढ रहे हैं? ऐसा लगता है कि लिव्यू और दूसरे लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा, तो शायद इसकी वजह से टैक्टिकल स्क्वाड मेरा पीछा कर रही है। और रैन अपने सोने के बैग को
देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे सोने के बैग को छोड़ देना चाहिए, अब मैं क्या करूँ, मेरा सपना फिर से सपना रह जाएगा। दूसरी तरफ हम उन ऑफिसर को देखते हैं जो कि रैन का पीछा कर रही होती है और उन्हें ढूंढने में लगी हुई होती है। तभी उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें बहुत सारा सोना होता है। तो ये देखते हुए एक ऑफिसर अपने लीडर से कहता है देखो यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे काफी ज्यादा सोना है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये सोना हमारे टारगेट द्वारा छोड़ दिया गया है, वो यहाँ से भाग गया है। तो ये देखते हुए वो स्क्वाड लीडर अपने मन में कहता है इस तरह यहाँ पे आने के बाद वो केवल इन सोने में इंटरेस्टेड है, आखिर वो कौन हो सकता है, क्या ये रैन जियोसु है, मुझे लगता है कि वही ऐसा काम करेगा। तभी उनमें से एक ऑफिसर्स को कोई भागते हुए देखता है तो वो अपने लीडर से कहता है जल्दी, ये दूसरे मंजिले में कोई भाग रहा है, हमें उन्हें पकड़ना ही होगा। तो ये सुनते हुए सारे के सारे ऑफिसर्स वहाँ पे चले जाते हैं। तो ये सब सुनते हुए वो लीडर अपने मन में कहता है कुछ गलत है, क्या रैन जियोसु पागल है, वो ऊपर की ओर क्यों भाग रहा है, और वो ऊपर जाता रहता है तो वो छत पर चला जाएगा जहाँ पे हम उसे घेर लेंगे। लेकिन जब उसे पता चला कि वो खतरे में है तो वो लालची में नहीं था, उसने अपना सारा सोना छोड़ दिया, जिसका मतलब है वो काफी ज्यादा सतर्क है और ये इतना जल्दी ये डिसीजन तो नहीं लेगा, इसने जरूर कुछ सोचा होगा। दूसरी तरफ हम रैन को देखते हैं जो कि छत के ऊपर जा रहा होता है और वो दौड़ते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे लगता है कि ये सारे ऑफिसर ये पूरी बिल्डिंग को घेर लेंगे, अगर मैं अब यहाँ से भागता हूँ तो मैं किसी भी दिशा में जाऊँ तो मैं किंग के ऑफिसर से टकरा जाऊंगा, लेकिन मुझे भागना ही होगा, मुझे यहाँ से बचना ही होगा। दूसरी तरफ वो स्क्वाड के लीडर को तभी कुछ आइडिया आता है और अपने मन में कहता है ठीक है मुझे पता चल गया, इस बिल्डिंग के पास ही दूसरा बिल्डिंग है जो कि 10 मीटर दूर है और रहने से कूदकर पार कर सकता है। और ये सोचते हुए ही वो अपने ऑफिसर से कहता है जल्दी उसका पीछा करते रहो। एंड ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।